कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की छत पर खड़ी कूदने ही वाली थी, और वहां मौजूद एकमात्र व्यक्ति होने के नाते जो उसे इतनी खतरनाक स्थिति में देख रहा था, मैं बस एक सिगरेट मुंह में लिए किनारे खड़ा उसे घूर रहा था। हे खूबसूरत, कूदने से पहले मेरे साथ थोड़ा मजा क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर लड़की एक पल के लिए थम गई। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, चलो चलते हैं, एक कमरा लेते हैं। अब मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम तो असल में मेरे शरीर के बाद। मैं स्तब्ध थी। तभी क्लो सैंडर्स ने मेरा हाथ पकड़कर खुद को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। उसने मुझे पकड़ लिया और हम दोनों एक साथ किनारे से नीचे गिर गए। कितनी मूर्ख औरत है! अगर परलोक है तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चकाचौंध कर देने वाली धूप मेरी पलकों पर सीधी पड़ रही थी। मैं अपने सामने खड़ी लड़की को पूरी तरह से स्तब्ध होकर देखती रही। क्या यह सच है कि मरने से ठीक पहले आपको अपने अतीत की यादों की झलकियां वहां दिखाई देती हैं? जैसे ही यह अजीब सा विचार मेरे मन में आया, मेरे सिर में मिलीजुली भावनाओं की लहर दौड़ गई। क्या? हाँ कहो, जल्दी करो और हाँ कहो। ये आदमी वहां बस खड़ा क्यों है? जल्दी कुछ बोलो। आसपास की भीड़ में ताने मारने वाली आवाजें और ढेर सारी गपशप भरी हुई थी। जो दर्शक बस इस ड्रामे को देखना चाहते थे। ये फिर से शॉन कार्टर है। ये आदमी जेसिका वैंस का कितनी बार पीछा कर चुका है? क्या उसने अभी तक हार नहीं मानी? ठीक है, मुझे बताओ, इस बार तो उसे फिर से ठुकराया ही जाएगा। मेरे चारों ओर ये सारी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आखिर हो क्या रहा था? ये किसी मौत के करीब के अनुभव जैसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्या मैं पहले ही मर नहीं चुका था? मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर ही रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मेरे सामने खड़ी जेसिका वैंस ने धीरे से कहा, तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? उसकी आवाज हल्की और कोमल थी, जैसे वसंत की हल्की हवा, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। मेरी आंखें फटी रह गईं। इस बार आखिरकार बात समझ में आ गई। मैं मर नहीं रहा था, मर गया था। नहीं, असल में मैं मर चुका था, लेकिन किसी तरह मैं फिर से जीवित हो गया और ठीक इसी पल में लौट आया। यही वो दिन था जब मैंने अपने पिछले जन्म की प्रेमिका से अपने दिल की बात कही थी। जी हाँ, मेरे सामने खड़ी ये लड़की जेसिका वैंस मेरे पिछले जन्म की प्रेमिका थी, और यही वो निर्णायक मोड़ था जो इस जन्म में मेरी किस्मत बदल सकता था। ये मोड़ तय करेगा कि अगले 1 दर्जन सालों तक मैं किस तरह का जीवन जीऊंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि जब तक मैं पूछता रहूंगा वो जरूर सिर हिलाकर हाँ कह देती। मेरे पिछले जन्म में भी ठीक यही हुआ था। तब मैं इतना खुश था कि होश खो बैठा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर मेरे लिए सिर्फ एक बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। जेसिका के साथ मेरे 10 साल से ज्यादा के लंबे रिश्ते में हमारे कुछ प्यारे और खुशनुमा पल भी थे, लेकिन हमारे मूल्य मेल नहीं खाते थे, और हमारे अलग अलग नजरिए ने सिर्फ अंतहीन झगड़े और ढेर सारे परेशान करने वाले ड्रामे को जन्म दिया। सच कहूं तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, और उन सभी बेतुकी बातों का तो जिक्र ही क्या। कई सालों से बेतुकी बातें सामने आती रहीं। हम दोनों बस समय बर्बाद करते हुए रिश्ते को घसीटते रहे, जो एक साधारण जीवन जीने जैसा लग रहा था, या यूं कहें कि बीते हुए समय के नुकसान को भुला ना पाने जैसा। मेरे पुनर्जन्म से ठीक पहले तक हमारा 10 साल पुराना रिश्ता आखिरकार टूट ही गया था। इसे 10 साल की मैराथन कहने के बजाय सच्चाई यह थी कि हम लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं थे। रिश्ता नाम के अलावा लगभग खत्म हो चुका था। जैसा कि कहावत है, रिश्ता टूटना यूं ही नहीं हो जाता। तलाक का फरमान, संपर्क टूट जाना और पूरी तरह अजनबी बन जाना भी इसमें शामिल है। इस समय मेरा दिमाग पूरी तरह उथल पुथल में था। चूंकि मुझे पहले से ही पता था कि इसका अंत कैसे होगा, इसलिए जाहिर है मैं उसी पुराने रास्ते पर दोबारा नहीं चल सकता था। अपने पिछले जीवन में मैंने इसके बारे में अनगिनत बार सोचा था। अगर मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका मिले तो मैं निश्चित रूप से जेसिका वैंस के साथ कभी भी रिश्ते में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि एक बार जुनून खत्म हो जाए तो आप चीजों की असलियत देख सकते हैं। अगर जेसिका और मैं साथ रहते तो हम दोनों में से किसी का भी जीवन कभी अच्छा नहीं होता। सोचते ही मेरी निगाहें दृढ़ हो गईं। शॉन कार्टर के दृढ़ भाव को देखकर जेसिका वैंस को लगा कि आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया है। उस समय की जेसिका वैंस की नजर में शॉन कार्टर हर मायने में बहुत अच्छा था। इस उम्र की लड़कियों को समाज ने अभी तक इतना कुचला नहीं था। इसके अलावा उस समय का समाज उतना भौतिकवादी नहीं था जितना बाद में हुआ। कैंपस में रोमांस अभी भी काफी पवित्र था। इसलिए शॉन कार्टर द्वारा 1 साल से अधिक समय तक उसका पीछा करने के बाद उसने आखिरकार उससे सुलह कर ली थी। शॉन कार्टर के कबूलनामे को स्वीकार करने के लिए वह मन बना चुकी थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं कुछ उदासीन स्वर में कहूंगी, कुछ नहीं है। जेसिका दंग रह गई। वह झट से बोली, क्या तुम मुझसे कबूल नहीं करोगे? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हुआ कि इस तरह कहने से वह कुछ ज्यादा ही अधीर लग रही है। किसी कारणवश जेसिका के दिल में अचानक घबराहट की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई बेहद महत्वपूर्ण चीज उसे छिनने वाली है। इसीलिए वो जवाब जानने के लिए बेताब थी। वो सोच रही थी, मैंने शॉन को इतना साफ इशारा दे दिया है, जल्दी करो और कबूल करो।
इस बार तो मैं पक्का हाँ कह दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे लिए ये दूसरी बार हो रहा था। मैं ये सब पहले भी झेल चुकी थी। जेसिका के तीखे सवालों का सामना करते हुए मैंने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, जेसिका, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सोचा है। सच कहूं तो शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा और तुम्हें और कोई परेशानी नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम्हें कोई बेहतर साथी मिल जाएगा। जेसिका पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। उसका दिल एकदम टूट गया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ऐसा नहीं चाहती थी। आखिर सब गड़बड़ कहां हो गया? अपनी बात कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। जेसिका ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको शॉन, रुको। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जेसिका का दिमाग पूरी तरह से उथल पुथल में था। वह धीरे धीरे बोलने लगी। जेसिका कुछ पल के लिए अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने विचारों को शब्दों में कैसे व्यक्त करे, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं जानती थी कि जेसिका क्या कहना चाहती है। मेरे पिछले जीवन के इस मोड़ पर जेसिका मेरी अथक कोशिशों से प्रभावित हो चुकी थी, वरना वह मेरे साथ रहने के लिए राजी नहीं होती। बस इसके बाद जो कुछ हुआ वह इंसान के बस से बाहर था। आखिर हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। चूंकि मुझे नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिला है, ये जानते हुए भी कि इसका अंत हम दोनों के लिए बुरा होगा, मुझे वही गलती नहीं करनी चाहिए। 2 बार गलती करना, ऐसा करना जेसिका और मेरे दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा इस जीवन को दोबारा जीकर मैं कदम दर कदम शिखर तक पहुंचूंगा, जबकि वह केवल पहाड़ की तलहटी से ऊपर देख सकती है, जो अपने आप में सबसे बड़ी क्रूरता होगी। ठीक है, मैं समझता हूं, मैंने कहा। मैं इस बारे में बाहर किसी और से बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। अपनी बात खत्म करके मैं जल्दी से इस जगह से जाना चाहता था। नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये जेसिका घबराहट में पैर पटकने लगी, लेकिन वह पूरी तरह से बेबस थी। सब कुछ अचानक हो रहा था। जेसिका पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह बस इतना जानती थी कि उसे शॉन कार्टर को रोकना है। वह उसे जाने नहीं दे सकती थी। किसी अज्ञात कारण से उसके दिल में एक भयानक बेचैनी थी। अगर उसने शॉन कार्टर को जाने दिया तो उसे जीवन भर पछतावा होगा। मैंने उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और उसे थोड़ा जोर लगाकर खींचने का इरादा किया। मैं दूर जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरी नजर एक आकर्षक आकृति पर पड़ी। वह एक लड़की थी जिसके चेहरे की बनावट कोमल थी, लेकिन भाव एकदम बर्फ की तरह ठंडे थे। ऐसा नहीं था कि मैं किसी खूबसूरत औरत को देखकर हिल नहीं पाता था, बल्कि सवाल यह था कि आखिर वह यहां क्या कर रही थी। वह अलग थलग बर्फ की तरह ठंडी लड़की ही वह असली गुनहगार थी, जिसने मुझे छत से नीचे घसीटा था और मेरे पुनर्जन्म का कारण बनी थी। जो लोग ये सब देख रहे थे, उन्होंने भी उस ठंडी सुंदरता को उसी क्षण देखा। वे सब आश्चर्य से हाँफने लगे। क्या ये सबसे ऊपर नहीं है? कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की क्लोई। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की आ गई है। क्लोई सैंडर्स, कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। भीड़ की फुसफुसाहट सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। अपने पिछले जीवन में मेरी नजरें सिर्फ जेसिका वैंस पर टिकी थीं और मैंने कभी किसी और लड़की पर ध्यान नहीं दिया था। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस समय की वह भोली भाली लड़की असल में हमारे साल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। फिर भी वह अभी अविश्वसनीय रूप से अलग और शांत दिख रही थी, छत पर फूट फूट कर रोने वाली लड़की से बिल्कुल अलग। मैं उसे उस बेवकूफ से जोड़ ही नहीं सकती थी। अगर वे बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते थे, मुझे तो इस बात पर भी शक था कि वे एक ही व्यक्ति हैं या नहीं। मैं थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। जब मैंने जेसिका से अपने दिल की बात कही थी, किसने सोचा होगा कि यह भोली भाली लड़की क्लोई वहां से गुजर रही होगी। क्लोई ने स्वाभाविक रूप से छात्रों की फुसफुसाहट सुनी, लेकिन उसे इसकी आदत हो चुकी थी। इसलिए उसने वही करने की योजना बनाई जो वह हमेशा करती थी, बिना किसी भाव के वहां से चली जाना। लेकिन अचानक एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। क्लोई ने ऊपर देखा और उसे एक काफी सुंदर चेहरा। वह लड़का देखने में बहुत ही साफ सुथरा लग रहा था, सिवाय इसके कि उसका रवैया कुछ अवर्णनीय था। जैसे ही वह सोच रही थी कि वह क्या चाहता है, उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से बाहर खींच लिया। आखिर चल क्या रहा था? क्लोई की बात करें तो उसे ठंडी और अलग थलग कहने के बजाय यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसे गंभीर सामाजिक चिंता थी। इसलिए जब मैंने उसे भीड़ से बाहर खींचा तो वह कठपुतली की तरह मेरे पीछे पीछे चलती रही। नाटक देखने के शौकीन छात्र पहले तो जाने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार कबूलनामे का मुख्य किरदार तो भाग गया था, लेकिन इस दृश्य ने सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। यार, ये कैसी फिल्म है? अभी एक पल पहले तुम जेसिका से पूरे जोश से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे और पलक झपकते ही तुम कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की क्लोई के साथ भाग गए। माना कि क्लोई दिखने में बेदाग थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि मैंने कितनी जल्दी अपना लक्ष्य बदल लिया, बल्कि यह थी कि क्लोई ने मुझे दूर नहीं धकेला। सबके मन में एक भयानक ख्याल आया। क्या क्या ये दोनों शुरू से ही छुप छुप कर मजे कर रहे थे? सामाजिक रूप से घबराई हुई प्यारी क्लोई को मैंने काफी दूर तक घसीटा,
तब जाकर वह होश में आई। हिम्मत जुटाकर उसने अपना हाथ मेरी पकड़ से छुड़ाया। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्लोई ने पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी वही भावहीनता थी, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने भौहें सिकोड़ी और थोड़ी अधीरता से उसे कहा, बस मेरे पीछे आओ, इतने सवाल पूछना बंद करो। क्लोई आमतौर पर दूसरों की नजरों में एक देवी थी, लेकिन असल में वह सामाजिक चिंता की जीती जागती मिसाल थी। मेरे इस तरह चिल्लाने पर वह खुद को इतना अपमानित महसूस कर रही थी कि लगभग रोने ही वाली थी। उसे रोते हुए देखकर मेरा मन एक पल के लिए कहीं और भटक गया। मैं सोचे बिना नहीं रह सकी। अब जाकर बात बनी, और मुझे लगा था कि तुम सच में बर्फ की तरह ठंडी हो। क्लोई की सहमति जाने का इंतजार किए बिना मैंने उसे खींचा और स्कूल के गेट से बाहर निकल गई। क्लोई, मेरी अटपटी टिप्पणी से क्लोई पूरी तरह से हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे उसके दिल का छोटा सा राज एक नजर में ही खुल गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानता हो कि मैं असल में कैसी हूं। लेकिन वह मुझे कहां ले जा रहा है, क्लोई खुद भी समझ नहीं पा रही थी। हालांकि उसके सामने खड़ा लड़का इतना दबंग था और बिना सोचे समझे उसे खींच कर ले जा रहा था, फिर भी उसे जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हुआ। उसे लगा कि इस लड़के में एक अवर्णनीय ऊर्जा है। वह बिल्कुल पवित्र और पारदर्शी लग रहा था। शायद वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना? क्लोई को जरा भी अंदाजा नहीं था। नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने जा रहा हूं। क्लोई सोच में डूबी हुई घंटे के हिसाब से किराए पर मिलने वाले लव मोटल के नियॉन साइन को घूर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही तो वह सोच रही थी कि यह लड़का शायद उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और फिर यह लड़का एकदम पलट गया और उसे मोटल ले आया। रुको, क्या यह रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? क्या हमें पहले डेटिंग शुरू नहीं करनी चाहिए? क्लोई का दिमाग चकरा रहा था। वह पूरी तरह से मेरे तर्कहीन, पूरी तरह अप्रत्याशित कदम से वो स्तब्ध रह गई। हम यहां क्यों आए? क्लो ने धीमी आवाज में पूछा। मैंने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा। तुम्हें क्या लगता है ऐसी जगह पर लोग और क्या करते हैं? कमरा लेने, जाहिर है। क्लो पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना सीधा होगा। हम एक दूसरे को मुश्किल से आधे घंटे से जानते हैं और तुम मुझे अभी से कमरा लेने के लिए ला रहे हो? क्या यह वाकई उचित है? उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने झटका दिया हो, बिजली की तरह तेज। इससे पहले कि वो अपनी राय दे पाती, मैं कमरा बुक करने के लिए फ्रंट डेस्क की ओर दौड़ पड़ा था। कुछ ही पल बाद वह आदमी दौड़ता हुआ वापस आ गया। क्लोई को लगा कि उसे अचानक पछतावा हो गया है, लेकिन फिर उसने देखा कि वह उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे कुछ उधार दे दो। इस पल क्लोई अपने अस्तित्व पर और भी ज्यादा सवाल उठाने लगी। रुको, तुम एक लड़की को बहला फुसलाकर लव मोटल में लाते हो और फिर उसे कमरे का किराया देने की उम्मीद करते हो? यह कैसी बकवास है? लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी यही बेतुकी हरकत थी जिसने क्लोई को और भी सहज महसूस कराया। खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा था। इस लड़के में एक तरह की भोली भाली मासूम नादानी थी। सच में ये कुछ हद तक प्यारी भी थी। वह खुद भी भोली भाली, मनमोहक, खूबसूरत थी, फिर भी उसे मेरी नादानी प्यारी लग रही थी। ये बिल्कुल उल्टा था। चाहे यह अचानक आया कोई विचार हो, उसके अंदर दबी हुई विद्रोही भावना हो, या शायद ठीक इसी पल उसके मन में सामने खड़े लड़के के लिए सच में भावनाएं जाग उठी हों। उसकी वजह से क्लोई ने सचमुच अपने पर्स से $200 के नोट निकाले और मुझे दे दिए। इस हरकत ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। रुको, क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो? तुम्हारे जैसी भोली भाली लड़की बिना अपहरण हुए इस उम्र तक सुरक्षित कैसे पहुंच गई? अगर कोई और होता तो अब तक तुम्हें 3 बच्चे पैदा करने के लिए बहका चुका होता। मुझे लगा जैसे मेरी बुद्धि का अपमान हुआ हो, और मुझे बिना किसी कारण के अपने अंतरात्मा में अपराध बोध का एक हल्का सा एहसास हुआ। अपने पुनर्जन्म से पहले क्या मैंने सच में इतनी मासूम लड़की के साथ होटल का कमरा लेने की योजना बनाई थी? क्या ये किसी मूर्ख का फायदा उठाना नहीं है? ये गैर कानूनी तो नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि अपने पिछले जीवन में मैंने अरबपति बनने के लिए कितनी मेहनत की थी, और भले ही मेरा रिश्ता टूट गया, मैं बस अच्छी जिंदगी का आनंद लेने ही वाला था, तभी इसी लड़की ने मुझे छत से घसीट लिया। मेरे दिल की गहराई से एक अजीब सा गुस्सा भड़क उठा। मैंने 10 लंबे कठिन साल जी तोड़ मेहनत की, पूरे 10 साल। क्या आपको अंदाजा है कि मैंने उन 10 सालों में कितना कष्ट सहा? और सिर्फ तुम्हारी वजह से, हे मूर्ख लड़की, मुझे यह सब फिर से करना पड़ रहा है। अगर आज रात मैं तुम्हें थकान से रुला नहीं पाया, तो मैं अपने उन दुख भरे 10 सालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करूंगा। पहले तो मुझे इस प्यारी सी नासमझ लड़की के लिए थोड़ी सी हमदर्दी थी, लेकिन जब मुझे याद आया कि इस लड़की ने मुझे एक जिंदगी दी है, नहीं, सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी, तो मेरे मन में जो थोड़ा बहुत अपराध बोध और हमदर्दी थी, वो पल भर में हवा में उड़ गई। वैसे भी मेरे पुनर्जन्म से पहले ही यह लड़की मेरे साथ एक कमरा लेने वाली थी। खैर, तो इसका सारा दोष मुझ पर तो नहीं डाला जा सकता, है ना? मैंने इन विचारों से खुद को तसल्ली दी। क्लोई, जब हम दोनों छत पर बैठकर खूब रो रहे थे और शराब पी रहे थे,
तब क्लोई ने मुझसे पुनर्जन्म जैसे ही एक विषय पर बात की थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं तुमसे कुछ साल पहले मिली होती तो कितना अच्छा होता? क्लोई ने मुझसे कहा था। कुछ सालों में क्या फर्क पड़ता? मुझे उस प्यारी सी भोली भाली लड़की की बात समझ नहीं आई थी। मुझे तुम देखने में बहुत अच्छी लगती हो। शायद तुम्हारा मेरी पूर्व प्रेमिका का तो कोई नामो निशान भी नहीं होता। उस प्यारी सी लड़की ने मेरा साथ दिया, जिससे मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। धुंधली आंखों से मेरा मन उस समय में खो गया जब मैंने जेसिका से अपने दिल की बात कही थी, और मैंने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ये बहुत बहुत पहले की बात होगी, लगभग 10 साल पहले। तब मैंने अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया था। मुझे लगता है कि मैं अभी कॉलेज में दाखिल हुआ था और मेरा सारा ध्यान उसी पर था। शायद मैं तुम्हें नोटिस भी नहीं करता। काश कोई अगर होता तो क्या होता वाली बात ना होती। काश सब कुछ नए सिरे से शुरू हो सकता था। उस प्यारी सी लड़की की बड़बड़ाहट सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अगर सच में सब कुछ नए सिरे से शुरू हो सकता तो भी तुम इतनी खूबसूरत हो, और तुम्हारा परिवार उस समय काफी अमीर रहा होगा। क्या तुम मुझे जरा भी भाव दोगी? मैं उस समय बहुत शर्मीला था, इसीलिए मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। अगर तुम मुझसे खुलकर बात करती तो मुझे लगता है कि उस समय का मैं जरूर तुम्हारे प्यार में पड़ जाता। ये तो बस दो नशे में धुत लोगों की बेतुकी बातें थीं। किसने सोचा था कि ये शब्द सचमुच मेरे दिमाग में बैठ जाएंगे? सच, मैं सचमुच इस समय में वापस आ गया था, और सचमुच मेरी मुलाकात इस प्यारी सी भोली भाली लड़की से हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं शुरू में इस बेवकूफ लड़की से हिसाब बराबर करना चाहता था, लेकिन उसने मेरे लिए मोटल के कमरे का किराया भी चुका दिया। अगर आप लंबे समय तक जीते हैं तो आपको वाकई सब कुछ देखने को मिलता है। मोटल के कमरे में हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे को खाली निगाहों से देखते रहे। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्यारी सी भोली भाली लड़की क्लो सैंडर्स ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। होंठ फुलाते हुए उसने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? किस बारे में? उसे इस तरह देखकर मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर मैंने अपना मुंह खोला और कहा, ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अधीर हो? उस प्यारी सी हसीना का चेहरा लाल हो गया। नजरें हटाते हुए वह हकलाते हुए बोली, और नहीं, मैं नहीं हूं। सच तो यह है कि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। शायद उसमें थोड़ी सी विद्रोही भावना भी मिली हुई थी। दरअसल मैंने आगे बढ़ने में इसलिए हिचकिचाया क्योंकि कमरे में प्रवेश करने के बाद मुझे दोबारा सोचने लगा था। सच कहूं तो इस पुतले को मोटल में लाना ज्यादातर आवेग में आकर किया गया था। यह मेरे पिछले जन्म की सारी मेहनत के व्यर्थ जाने का गुस्सा निकालने का एक तरीका था। लेकिन अब जब मैं शांत हो गई और इस बारे में सोचने लगी, तो इस पुतले से उसके पिछले जन्म का कर्ज इस जन्म में चुकाना क्या वाकई उचित था? पिछले जन्म की दुश्मनी से इस जन्म में किसी को सजा देना थोड़ा अटपटा लग रहा था। मेरा पुनर्जन्म हुआ था, इसीलिए पिछले जन्म की दुश्मनी रखना अजीब लग रहा था, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं लग रहा था। यही वह बात थी जिससे मैं दुविधा में थी। जब भी मैं इन सिरदर्द पैदा करने वाली समस्याओं के बारे में सोचता, मुझे सिगरेट पीने का मन करता। मैं अनजाने में काफी देर तक अपनी जेबें टटोलता रहा, और उसी क्षण मुझे अचानक एक बात समझ में आई। अरे हाँ, उस समय का मैं बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीता था। अपने पिछले जीवन में मैंने कॉलेज से स्नातक होने तक एक भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि मैं काफी अनुशासित हुआ करता था। और मैंने पहली बार सिगरेट स्नातक होने के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने के शुरुआती दिनों में पी थी। दबाव हालात बेहद तनावपूर्ण थे। साथ ही मुझे ड्रिंक्स के साथ बिजनेस की बातें भी करनी थी। इसीलिए मैंने उस समय सिगरेट और शराब दोनों पीना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय मुझे निकोटीन की लत नहीं लगी थी, लेकिन गले में होने वाली खुजली बहुत तेज महसूस हो रही थी। इस तीव्र अनुभूति ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे एक पूरा जीवन बीत गया हो, और मुझे सच में एहसास हुआ कि मेरे पास फिर से शुरुआत करने का मौका है। शायद इस बार मैं वह भविष्य पा सकूं जो मैं वास्तव में चाहता हूं। इसी सोच के साथ मैंने गहरी सांस ली और क्लोई से बहुत ही आक्रामक स्वर में कहा, जाओ मेरे लिए एक पैकेट सिगरेट ले आओ। सिगरेट, और हाँ, साथ में एक लाइटर भी ले लो। क्लोई इस तरीके से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती थी। जब भी मैं उससे बदतमीजी करता, वो चुपचाप मेरी बात मान लेती थी। इस प्यारी भोली भाली लड़की ने नीचे जाकर सिगरेट का एक पैकेट खरीद लिया, और वो भी बढ़िया ब्रांड का। मेरी आंखें थोड़ी सी कुड़ गईं। जैसा कि इस नासमझ ने मेरे पुनर्जन्म से पहले कहा था, उसका परिवार उस समय भी बहुत अमीर था। क्लोई ने सामान मुझे दे दिया। मैंने बड़ी कुशलता से पैकेट खोला, एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। लेकिन सिर्फ एक एक कश लेते ही मेरा गला घुट गया और मुझे खांसी आने लगी। जिस शरीर ने पहले कभी सिगरेट नहीं पी थी, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने सिगरेट बुझाई और उसे पूरे पैकेट के साथ पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। वह प्यारी सी लड़की मेरी हरकत को हैरानी से देखती रही। उसे लगा कि उसने जो सिगरेट खरीदी है उनमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? क्या मैंने नकली पैकेट खरीद लिया? मैं चौंक गया। फिर मुझे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह 2007 का समय था, एक ऐसा दौर जब नकली शराब और सिगरेट का बोलबाला था। तो मेरा इस नासमझ लड़की ने मेरे व्यवहार को गलत समझ लिया था। नहीं, मैंने सिर हिलाया। मैं बस एक कश लेना चाहता था। मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैंने छोड़ दिया है।
थोड़ी हैरान क्लोई को देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे लगा कि इस नासमझ को बेवकूफ बनाना कुछ ज्यादा ही आसान था, लेकिन वह सच में बेहद खूबसूरत थी। इसीलिए तो वह कैंपस की सबसे सुंदर लड़की थी। ये सोचकर मैं सोचने लगा, कहीं ना कहीं शायद मुझे उसे अपना बना लेना चाहिए। आखिर उसने मुझे एक जिंदगी तो दी ही थी। अगर मैं उस जिंदगी को ध्यान में न भी रखूं तो भी उसने मेरे साथ कमरा लेने के लिए हाँ क्यों कहा था? बात बस इतनी है कि उसकी इस नासमझी भरी हरकतों से कहीं उसका ये कम अक्ल हमारे बच्चों में भी ना आ जाए। मैं सोचे बिना नहीं रह सका। क्या किसी आदमी को ज्यादा समझदार पत्नी नहीं ढूंढनी चाहिए? वो प्यारी भोली भाली लड़की झिझक रही थी, बोलने में हिचकिचा रही थी। मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाई। अगर कुछ कहना है तो कह दो। वैसे भी आप मुझे यहां क्यों लाए? क्लो ने दबे स्वर में पूछा। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। मैं इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसी जगह क्यों लाऊंगा? और क्या वजह हो सकती है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? बस थोड़ा मजा करने के लिए, जाहिर है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, क्लो ने जिद से अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा। मैं तुम्हें इससे पहले जानती भी नहीं थी। तभी मुझे आखिरकार समझ आया। लगता है मैंने वाकई कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने इस प्यारी भोली भाली लड़की की आंखों में गंभीरता से देखा। मुझे उसकी आंखों में एक गहरी भावना दिखाई दी। उसकी निगाहों में उलझन का भाव था। मेरे लिए अपने सामने खड़ी इस शर्मीली लड़की को छत पर सिसक सिसक कर रो रही उस पागल औरत से जोड़ना मुश्किल था। सामाजिक रूप से असहज रहने से लेकर एक मिलनसार महिला बनने तक उन 10 से अधिक वर्षों में उसके साथ आखिर क्या हुआ था? अपने पिछले जीवन में मैं बस एक साधारण आदमी था जो मुश्किलों से जूझते हुए जीने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसने क्या झेला होगा। कमरे का माहौल पल भर में जम सा गया। ये बहुत घुटन भरा था और कौन जाने कितना कुछ। कुछ समय बीतने के बाद मैंने शांत भाव से एक वाक्य कहा, तुम पर मेरा कर्ज है। वह प्यारी सी हसीना खाली निगाहों से देखती रही, अपनी खूबसूरत आंखों को झपकाती रही, मानो उसे मेरी बात समझ ही ना आई हो। मैंने भी समझाने की जहमत नहीं उठाई और बस दोहराया, तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम पर मेरा कर्ज है। 3 बच्चे भी दे दो तो भी मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगी। क्लोई के गालों पर गहरा लालिमा छा गई। वह भोली भाली हसीना पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। उसने मन ही मन शिकायत की, यह आदमी क्या बकवास कर रहा है? क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? अभी से 3 बच्चों की बात। खैर, हम एक मोटल के कमरे में हैं तो शायद ये सब इतना भी जल्दी नहीं है। क्लोई की पहले से ही सीमित सोचने की शक्ति अब पूरी तरह से चरमरा गई थी। वहीं मैं चुपचाप हेडबोर्ड से टेक लगाकर अपने अगले कदमों के बारे में सोच रही थी। इस अचानक और अप्रत्याशित पुनर्जन्म ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ। पुनर्जन्म वैसा नहीं होता जैसा ज्यादातर वेब उपन्यासों में दिखाया जाता है, जहां आप अपनी यादों को सहेज कर रखने मात्र से अचानक सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। असल में विचार करने के लिए बहुत सारी बारीकियां आई थीं। कभी कभी जरा सा भी विचलन पूरी तरह से अलग परिणाम ला सकता था। इसे ही तथाकथित तितली प्रभाव कहा जाता था, और इस समय मैं वही तितली थी। कुछ गहन चिंतन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए वास्तव में उपयोगी बात यह थी कि मैंने भविष्य को अपनी आंखों से देखा था। दूसरे शब्दों में, मेरी सबसे बड़ी तरकीब परीक्षण और त्रुटि की लागत से बचने की क्षमता थी। भविष्य दुनिया वास्तव में अनगिनत परीक्षणों और गलतियों की नींव पर बनी है, जिसके फलस्वरूप ये आज इस मुकाम पर पहुंची है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं शुरुआत से ही सबसे सही परिणाम चुन सकता था। इस एहसास के साथ मेरा नजरिया पूरी तरह से दृढ़ हो गया। हालांकि पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, और इस समय मैं बस एक असहाय छात्र था जिसमें शारीरिक शक्ति नाम की भी नहीं थी। मेरे पास ना तो पैसा था और न ही कोई जान पहचान। इसलिए मुझे फिलहाल मदद और आर्थिक सहायता दोनों की जरूरत थी। जब मदद की बात आई तो मुझे अपने सहपाठी और दोस्त रेयान मिलर की याद आ गई। दरअसल जेसिका और मैं अतीत में एक साथ आ पाए, इसमें रेयान का भी कुछ योगदान था। जब हम अपना व्यवसाय शुरू कर रहे थे तब रेयान का समर्पण वाकई प्रेरणादायक था। उस समय वह लगातार इधर उधर भागता रहता था और अक्सर दिन में 5 घंटे से भी कम सोता था। व्यावसायिक डिनर में ज्यादा शराब पीने के कारण वह कई बार अस्पताल में भी भर्ती हुआ, और इतनी कम उम्र में ही 20 साल की उम्र में उसके बाल झड़ गए। सच कहूं तो मेरे इस भाई के प्रति मेरी भावनाएं काफी जटिल थीं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग आपके साथ कठिनाइयों का सामना करने के लिए बने होते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं में साथ देने के लिए नहीं। रेयान हमारे सबसे कठिन समय में बेहद मेहनती और समर्पित था, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां खत्म हुई और अच्छे दिन आए, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद यह उसकी दृष्टि और संज्ञानात्मक सीमाओं का मामला था, या शायद वह अचानक मिली दौलत से अंधा हो गया था। हमारे पिछले जन्म में रेयान को एक बार थोड़ी सी दौलत मिल गई थी। पैसों के चक्कर में वो हद से ज्यादा घमंड करने लगा। उसने अपनी कॉलेज की प्रेमिका से शादी कर ली, और समस्या ठीक इसी शादी से शुरू हुई। भारी मात्रा में कॉर्पोरेट पूंजी का सामना करते हुए रेयान को उसकी पत्नी ने कंपनी के फंड की एक बड़ी रकम का गबन करने के लिए उकसाया।
वह पैसा मूल रूप से विस्तार के लिए आरक्षित निधि के रूप में रखा गया था और वह मेरी कंपनी का था। उस पैसे की वजह से कंपनी की पूंजी श्रृंखला लगभग टूट गई। कंपनी के दिवालिया होने के बाद हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर मैंने रेयान से गबन की गई रकम वापस ले ली और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारी दोस्ती वहीं खत्म हो गई। आज का रेयान बिल्कुल जेसिका जैसा था। ये जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है, क्या मैं वही गलती दोबारा दोहराऊंगी? मैं अच्छी तरह जानती थी कि रेयान एक साधारण लड़का है और चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, उसके लिए अपनी समझ से परे पैसा कमाना मुश्किल होगा। और भी ज्यादा पैसा मिलने पर भी रेयान उसे अपने हाथों से दूर नहीं रख पाएगा। एक बार बेवफा हो जाने पर कभी किसी का इस्तेमाल नहीं करता। फिर से, अगर मैं अपने दिल को कठोर नहीं कर पाता तो पिछले जन्म में मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया होता। इस विचार के साथ मैंने गहरी सांस ली। ये थोड़ा मुश्किल था। पहले से ही इतनी झिझक रही थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। क्लो ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तभी मैंने उसे देखा। ओह, तुम अभी भी यहीं हो? क्लो को अचानक थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। उसके जैसी खूबसूरत लड़की यहीं थी, फिर भी मैं पहले से ही खोई हुई थी। उसने तो यह भी कहा था कि वह मुझे ला रहा है कमरा लेने के लिए, लेकिन फिर उसने मुझे यूं ही छोड़ दिया। क्या मैं सच में इतनी बदसूरत हूं? शायद यह किसी महिला का प्रतिस्पर्धी स्वभाव था। हालांकि यह लड़की पहले थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अब जब मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रही थी तो वह और भी ज्यादा नाराज हो गई। थोड़ा अधीर होकर मैंने उसे हाथ हिलाकर कहा, जाओ नहा लो। वह प्यारी भोली भाली लड़की आज्ञाकारी थी, क्योंकि वह सच में नहाने चली गई। इससे मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। नहीं, सच में उसने ऐसा कैसे किया? इस हालत में कोई वयस्कता तक कैसे पहुंच सकता है? मैं पूरी तरह से हैरान थी। इस प्यारी सी लड़की का आईक्यू वाकई चिंताजनक था। मुझे शायद उसके साथ बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। क्या पता उन्हें भी उसकी जन्मजात मंदबुद्धि विरासत में मिल जाए। असल में मैं बस इस बेवकूफ को रास्ते से हटाना चाहती थी। आखिरकार अभी मुझे शांत होकर इस समय में क्या कर सकती हूँ, इस बारे में ध्यान से सोचना था। चूंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं बस दांत पीसकर इसके लिए लड़ सकती थी। चूंकि मैं रेयान पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं बस यही सोच सकती थी कि और कौन भरोसेमंद हो सकता है इस बारे में। एक मिनट रुकिए, शायद मैं कर सकता हूं। इस पल मेरे दिमाग में एक खास शख्सियत कौंध गई। असल में वह मेरे पिछले जन्म में मेरे व्यवसाय की सफलता के पीछे मुख्य व्यक्ति थी। मेरे पिछले जन्म में मैंने जो कुछ भी हासिल किया, उसका आधा श्रेय उन्हें जाता है। मैंने तुरंत उनके बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मेरे मन में पहले से ही एक पूर्वाग्रह था। उस समय मेरा ध्यान सिर्फ अपने जान पहचान के लोगों पर ही था। हाँ, सही है, जिसके बारे में मैंने सोचा वह मेरी एक और व्यावसायिक साझेदार थी। पिछले जन्म में मैं लिंडसे थी, जो वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। हालांकि जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब लिंडसे अपनी स्नातक इंटर्नशिप कर रही थी। मैंने संयोगवश उसकी मदद की थी और हम दोनों दोस्त बन गए। बाद में हमने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, जहां लिंडसे ने अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग किया और मेरी सफलता में बहुत योगदान दिया। ठुड्डी को हाथ पर टिकाकर मैं इसके बारे में सोचने लगी। इस समय लिंडसे को द्वितीय वर्ष की छात्रा होना चाहिए था। अगर यह लिंडसे होती तो शायद मैं सचमुच उसे अपने साथ ला सकती थी। मैंने अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। किसी और के साथ शायद मेरे पास कोई विकल्प ही ना बचता, लेकिन लिंडसे के साथ हमारे बीच एक असाधारण मौन समझ थी। 2 जन्मों के अंतराल में भी ये हम दोनों को मिलने से नहीं रोक सका। खैर, कम से कम मुझे तो यही लगता था। इसीलिए भविष्य की उन अस्पष्ट बातों की तुलना में अभी के लिए मुझे लिंडसे को मनाने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। जैसे ही मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं अपने अगले लक्ष्यों की योजना बना रहा था, क्लो ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। प्यारी सी क्लो ने भोली भाली सुंदरी सिर्फ एक बड़े तौलिए में लिपटी हुई थी। अब भी अभी नहाकर आई थी। पानी की बूंदें उसके नंगे कंधों से नीचे लुढ़क रही थी। मैं मानता हूं, मुझे उसके लिए एक अजीब सी भावना जाग उठी। आखिर भले ही वह लड़की थोड़ी नासमझ थी, पर वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। एक खूबसूरत औरत को कौन पसंद नहीं करेगा? मैं तो बस एक साधारण सा आदमी था। मुझमें स्वाभाविक रूप से आत्म जागरूकता थी और मैंने कभी खुद को कोई बेहद समर्पित इंसान नहीं समझा। पिछले जन्म में जेसिका के साथ मेरा रिश्ता जवानी के प्यार के प्रति एक जुनून जैसा था। इतने सालों तक इसे निभाए रखने और इतने लंबे समय तक इसे थामे रखने के बाद हार मानना बहुत अचानक लगता। ठीक इसी सोच के साथ, भले ही जुनून शायद बहुत पहले ही बुझ गया था, भले ही साथ रहना सचमुच दर्दनाक था, मेरी भक्ति महज एक भ्रम थी। लेकिन दुर्भाग्य से अंत में मेरी भक्ति पूरी तरह व्यर्थ साबित हुई। क्लॉय मेरी आक्रामक शिकारी जैसी निगाहों के नीचे बहुत असहज महसूस कर रही थी। आखिर मैं उसे इतनी गहराई से घूर रहा था कि मेरी आंखें मानो हरी चमक रही थीं। क्या आप घूरना बंद करो? उस नन्ही सी बच्ची ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह बेहद शर्मिंदा थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी नजरें वाकई कुछ ज्यादा ही तीखी थीं। रुको, ये ठीक नहीं है। क्या मैं उसे कमरा लेने नहीं आया था? 1-2 बार देखने में क्या बुराई है?
इस विचार के साथ ही मैं और भी बेशर्म हो गया। उस प्यारी देवी को घूरने से जरा भी नहीं हिचकिचाया। क्लोई इस लड़के की बेशर्मी से नाराज और परेशान थी, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि हंसी। फिर भी जैसे जैसे यह सिलसिला चलता रहा, वह और अधिक सहज होती गई। सामाजिक चिंता को दूर करने के लिए शायद किसी सामाजिक रूप से अस्थिर बदमाश को ढूंढना पड़ता है। किस्मत से मैं बिल्कुल उसी तरह का बदमाश था। इसे उतारो और मुझे देखने दो। क्लो हक्का बक्का रह गई। यह आदमी अपनी किस्मत को पूरी तरह से आजमा रहा था। तुम किस बात से डर रहे हो? तुम पर मेरा कर्ज है। मेरा तर्क सही नहीं था, लेकिन मेरा आत्मविश्वास चरम पर था। मेरे देखने में क्या बुराई है? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम भाग नहीं सकती। ओह, क्लो को लगा जैसे उसका दिमाग फिर से धोखा खा रहा था। उसकी बातें काफी हद तक सही लग रही थीं, लेकिन उसे अंदर से कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह प्यारी सी लड़की सच में उस बेवकूफ की बकवास पर यकीन कर रही थी। इतनी कम उम्र में उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ऊपर से वह कैंपस की नंबर 1 ब्यूटी भी थी। अगर स्कूल में उसके फैंस को कभी इस बारे में पता चल गया तो शायद वे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरा निकनेम बीस्ट सिर्फ मेरे नाम के मिलते जुलते उच्चारण से नहीं आया था। आखिर मैं सचमुच एक बीस्ट थी। ओह माय गॉड, उसका फिगर तो कमाल का था। मैं पूरी तरह से उसमें डूब गया। एक नंबर का कमीना होने के नाते मेरे लिए सिर्फ देखना ही काफी नहीं था। मैंने सचमुच उस खूबसूरत हसीना के शरीर को गौर से देखना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, जहां उस हसीना को सुडौल होना चाहिए था वहां वह सचमुच सुडौल थी, और जहां उसे पतला होना चाहिए था वहां वह बिल्कुल सही थी। अपने पुनर्जन्म से पहले उस हसीना के बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि वह शायद सचमुच 36D साइज की रही होगी। मेरे मन में एक संभावना आई और मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या तुम्हारा IQ पूरी तरह से उस 36D साइज के लिए बदल गया है? लेकिन अपनी आंखों को उस खूबसूरत हसीना का पूरा आनंद देते हुए मुझे अचानक अपने दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या इसे एक मासूम बच्ची को धोखा देना माना जा सकता है? खासकर तब जब इस मासूम बच्ची की बुद्धि में शायद कुछ कमी हो। एक मासूम बच्ची को धोखा देना और एक नासमझ का फायदा उठाना, ये दोनों ही नुकसान बहुत ज्यादा थे। ये तो हद से ज्यादा हो गया। इस समय मेरा दिमाग उलझे हुए ऊन के गोले की तरह बिखरा हुआ था। अपने विचारों को पूरी तरह सुलझाने से पहले मैं सच में अपने घर में कदम नहीं रखना चाहती थी। अपने परिवार को यह बताने के बारे में सोचते हुए कि मैं सुरक्षित हूं, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ, अरे हाँ, उस समय तो मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था। वो जमाना अब भी ईंट जैसे बड़े फोनों का ही बोलबाला था। वो बेहद महंगे थे, और कॉल करने और मैसेज भेजने के अलावा वो बस कागज के वजन जैसे थे। तो उस समय तक हर किसी के पास फोन होना नामुमकिन था। हे, क्या तुम्हारे पास फोन है? मैंने उस लड़की से बिना किसी शिष्टाचार के पूछा। मेरा नाम हे नहीं है, मेरा नाम क्लो सैंडर्स है। क्लो ने होंठ सिकोड़ लिए, मानो उसे बहुत बुरा लगा हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या आपके पास फोन है? मेरे पास है, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। ठीक है। क्लोई ने बड़ी सरलता से फोन मुझे दे दिया। मैंने उसे लिया और देखा। अरे बाप रे, नोकिया 95। कमाल है, ये भोली लड़की सच में एक अमीर वारिस थी। 2007 में N95 इस्तेमाल करना, इसकी कीमत $6000 से ज्यादा रही होगी। 2007 में इस तरह की लग्जरी चीज पर $6000 खर्च करना 20 साल बाद एक टॉप टियर आईफोन पर $20,000 खर्च करने के बराबर था। हालांकि 2007 में औसत वेतन हालात इतने खराब नहीं थे, बल्कि हर जगह अमीर बनने के अनगिनत छिपे हुए मौके थे। कानून और नियम उतने सख्त नहीं थे जितने बाद में हुए। इसीलिए इस दौर में बहुत से लोगों ने कानूनों की खामियों का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाया। असल में बड़े बड़े उद्योगपति इसी समय उभरे। कई परिवारों ने इन कुछ सालों में आने वाले दशकों के आरामदायक जीवन की नींव रखी। बेशक इन बातों पर खुलकर चर्चा नहीं की जा सकती थी, लेकिन मुझे यह सब अच्छी तरह पता था। यह साल वास्तव में पूरी दुनिया के लिए सबसे नाजुक साल था, क्योंकि एक बड़ा तूफान मंडरा रहा था। 2008 की वित्तीय सुनामी आते ही पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमारा देश भी इससे बच नहीं पाया। अनगिनत वित्तीय बुलबुले पल भर में फूट पड़े, और केवल कुछ ही दूरदर्शी और समझदार लोग इस अवसर का लाभ उठा पाए। उन्होंने अपनी बचत का इस्तेमाल इस लहर पर सवार होने के लिए किया और सामाजिक स्तर में जबरदस्त उछाल हासिल किया। लोगों का एक और समूह भी था जिन्होंने ईमानदारी से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बैंक में जमा पैसा ब्याज से जीवन यापन करने के लिए काफी था, और उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो लालची और दूरदर्शी नहीं थे, उनका भाग्य भयानक था। उनकी अपार दौलत पल भर में गायब हो गई और वे मेरी ही तरह छतों पर कतार में खड़े रह गए। बस फर्क इतना था कि मुझे छत से धक्का दे दिया गया था। तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? उस नासमझ लड़की ने पूछा। क्लो सैंडर्स ने मुझे उत्सुकता से देखा, जबकि मैं फोन को खाली निगाहों से घूर रहा था। मैंने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि मेरा घर क्या था, फोन नंबर। इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। मुझे जो कुछ भी याद था
वह मेरे पुनर्जन्म से पहले का था, जैसे मेरे माता पिता के मोबाइल फोन नंबर। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरे पिताजी के पास ही मोबाइल फोन था। हमारे घर में लैंडलाइन फोन लगा हुआ था, लेकिन आखिर वह नंबर क्या था? बहुत देर तक दिमाग खपाने के बाद मैंने उस नंबर को डायल करने की कोशिश की, जो मुझे धुंधला सा याद था कि मेरे पिताजी का था। मुझे आश्चर्य हुआ कि फोन बज उठा। सच में उनका ही नंबर था। हे भगवान, मेरे पिताजी ने फोन नहीं किया था। 1 दशक से ज्यादा समय से उसने अपना मोबाइल नंबर बदल रखा था। हे पापा, मैं बोल रही हूँ, आज रात घर नहीं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं अपने एक सहपाठी के घर रुक रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मैंने बहुत कम शब्दों में बात की, इस डर से कि मेरे माता पिता को पता चल जाएगा कि मैं कितनी बदल गई हूं और उन्हें कुछ गड़बड़ लग जाएगी। क्लोई को फोन वापस देते हुए मैंने कहा, कपड़े पहनो और मेरे साथ नीचे आओ, कुछ खाने के लिए। क्लोई थोड़ी हैरान थी। बस ऐसे ही, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस बातचीत में कुछ अजीब सा लग रहा है, पर मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा मतलब है ऐसे ही? तुम बचकर नहीं जा सकती। मैंने ये कमरा पूरी रात के लिए बुक किया है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, और सुन लो, हमारे पास अभी पूरी रात बाकी है। क्लोई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। उसका चेहरा तुरंत सेब की तरह लाल हो गया। मैंने अभी क्या कह दिया? मैंने सच में ये कमरा पूरी रात के लिए बुक किया था। आखिर मैं तो यहां सिर्फ इस नासमझ लड़की को सबक सिखाने के इरादे से ही आई थी। मेरी ही बात है, बस मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था और मुझे बहुत भूख लगी थी। मुझे पहले अपना पेट भरना था, नहीं तो बाद में मुझे बहुत चक्कर और थकान महसूस होती और असली काम करने की भी हिम्मत नहीं बचती। ये बहुत शर्मनाक होता। उस नादान लड़की को कपड़े पहनते देख अचानक एक शरारती आवेग में मैंने कहा, क्यों ना तुम मुझे पहले तुम्हें छूने दो। हवा एकदम जम गई, लेकिन अंत में मेरी बात मान ली गई। इस दौरान क्लोई का फिगर वाकई कमाल का था, अविश्वसनीय। कम से कम पहले थोड़ा ब्याज तो मिल गया, इससे सब कुछ सार्थक हो गया। हम दोनों एक के बाद एक नीचे उतरे। वह नासमझ लड़की हमारे पीछे पीछे चल रही थी। उसका चेहरा इतना लाल था कि वह ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी, जिससे नीचे रिसेप्शन पर बैठी लड़की को गपशप करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। वे साफ तौर पर छात्र हैं, अभी तो वीकेंड भी नहीं है। ये लोग ऐसी जगह पर कमरा क्यों ले रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन क्या उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली? बेशक मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रिसेप्शनिस्ट लड़की ने मुझे पहले ही चुपके से बिल्कुल कंजूस का लेबल दे दिया था। इस समय मेरा सारा ध्यान खाने पर ही था, सिवाय तब जब मैंने अपनी जेबें टटोली। ये क्या हो रहा है? मेरी जेबें मेरे चेहरे से भी ज्यादा साफ थीं। कोई चारा नहीं, मुझे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की क्लोई से ही खाना लेना पड़ेगा। वैसे भी उसका परिवार बहुत अमीर था, और तो और उसी ने तो मेरी जान ली थी। एक पूरी जिंदगी की कीमत कम से कम इतनी जेब खर्च तो होनी ही चाहिए, है ना? मैंने मन ही मन बिल्कुल साफ जमीर से सोचा। जहां तक क्लोई की बात है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अभी अभी नहाकर वह आज्ञाकारी होकर मेरे पीछे पीछे आई। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे। उसके शरीर से एक अद्भुत खुशबू आ रही थी, जिसे मैं उसके ठीक सामने से भी साफ महसूस कर सकता था। ये शैम्पू या बॉडी वॉश नहीं था। उसने उन रासायनिक खुशबुओं से परहेज करते हुए पूरी तरह से प्राकृतिक चीज का इस्तेमाल किया था। शायद ये उस लड़की की स्वाभाविक शारीरिक गंध थी। मैं उस खुशबू से लगभग पागल हो गया था। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और आसपास देखने लगा। 2007 अभी भी एक ऐसा दौर था जब ईंट पत्थर की दुकानें ही चलती थीं। हर गली में दुकानें लगी थीं और हर जगह स्ट्रीट वेंडर थे। तो चलिए खाना खा लेते हैं, मैंने क्लोई से पूछा। क्लोई ने मेरी तरफ देखा। वह एक बारबेक्यू स्टैंड था। इस जगह को चुनने में मैंने खुद थोड़ा हिसाब किताब किया था। चूंकि भगवान ने मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका दिया था, तो जाहिर है मुझे अभी तुरंत पैसा कमाना था। आखिर 2 साल बीत जाने के बाद पैसा कमाना इतना आसान नहीं रहेगा। जब तक पारंपरिक अर्थव्यवस्था का बोलबाला है, तब तक अपनी पहली दौलत कमाने का सबसे तेज तरीका यही था। यहाँ तो मैं मूल रूप से इलाके का जायजा ले रहा था। मैंने कीमतों के बारे में पूछा, और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अनुमान लगाया था। अभी और भविष्य में भी बारबेक्यू के कारोबार में मुनाफा बहुत ज्यादा था। चलो पहले थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन पेट मत भर लेना। बाकी हम पैक करवा लेंगे, मैंने उसे याद दिलाया। ओह ठीक है। वो भोली लड़की बहुत आज्ञाकारी थी, जिससे मुझे काफी संतुष्टि मिली। ठीक है, अब भुगतान का समय है। मुझे अब भी यही लग रहा था कि वह भोली लड़की ही बिल का भुगतान करेगी। दुकानदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में घोर अविश्वास था। अरे बाप रे, ये लड़का तो बिल्कुल ही आवारा है। जाहिर है मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। आखिर घमंड का क्या फायदा? क्या उससे घर का खर्च चल सकता है? वापस आते समय हम एक किराना स्टोर के पास से गुजरे और मैं अंदर जाकर बियर का एक केस ले आया, जिसका बिल उस बेवकूफ लड़की ने चुकाया। जाहिर है मुझे पीना नहीं आता, क्लोई ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, मैं खुद पी लूंगी। असल में मैं अंदर से बहुत दुखी महसूस कर रहा था। इस समय
मैं बस पूरी तरह से नशे में धुत होना चाहता था। अतीत को सही मायने में अलविदा कहना चाहता था। जागने के बाद मुझे एक नए जीवन का सामना करना पड़ेगा। इसे एक समापन अनुष्ठान समझो। होटल के कमरे में लौटकर मैं बालकनी में बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। मुझे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार मैंने शहर को इस तरह कब देखा था। 2007 में शहर रात में उतना जगमगाता नहीं था जितना बाद में हुआ। इसके बजाय इसमें रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनूठा सहज आकर्षण था जो किसी को एक अलग ही एहसास देता था। अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। बारबेक्यू का एक टुकड़ा और बियर का एक घूंट बारी बारी से पीते हुए मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। देखते ही देखते बियर की आधी से ज्यादा बोतल खत्म हो गई। मेरी नजर धुंधली होने लगी। क्लोई मुझे एक तरफ से देखती रही, मानो मैं किसी अवर्णनीय उदासी में डूबा हुआ हूं। उससे मेरे लिए बहुत दुख हुआ। उसे सच में मेरी जरूरत है ना? क्लोई ने मन ही मन सोचा। जैसे ही मैं अगली बोतल खोलने वाला था, अचानक बियर मुझसे छीन ली गई। क्लोई ने बियर की बोतल को कसकर पकड़ लिया और अपने निचले होंठ को दांतों से दबा लिया। उसने मेरी तरफ सिर हिलाते हुए अपने होंठ सिकोड़े। इस समय तक मैं पूरी तरह नशे में चूर हो चुका था। अंधेरे में बस एक धुंधली सी आकृति हिलती हुई दिखाई दे रही थी। खिड़की से छनकर आ रही हल्की रोशनी की मदद से मैं मुश्किल से अपने सामने वाले नाजुक खूबसूरत चेहरे को देख पाया। मैंने एक गहरी सांस ली। तुम अभी भी वहीं खड़ी हो? क्लोई मेरे शब्दों से पूरी तरह हैरान रह गई। जो थोड़ी सी भावनाएं उसने कुछ पल पहले महसूस की थीं, वे पल भर में हवा में गायब हो गईं। उसके तुरंत बाद उसने मुझे कुछ और कहते हुए सुना। एक और बात, क्या तुम घर नहीं जा रही हो? क्लो एक पल के लिए रुक गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या वह अब मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? पहले मुझे कमरे में लाने के लिए किसने जिद की थी? ये बदमाश। क्या वह मुझसे मोटल का किराया हड़पने की कोशिश कर रहा था? लेकिन फिर क्लो को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसका दिमाग बहुत तेज नहीं था, फिर भी वह इस बुनियादी तर्क को समझ सकती थी। इस आदमी की हरकतें बिल्कुल समझ से परे थीं। इसलिए क्लो ने धीरे से जवाब दिया, मैं जा रही हूं। वापस नहीं जा रही। क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं ढूंढेगा? मैंने एक बार फिर पूछा। मैंने देखा कि क्लोई ने अपने निचले होंठ को काट लिया। उसकी आंखों की चमक पल भर में गायब हो गई। मैं साफ महसूस कर सकती थी कि उसका पूरा अस्तित्व एक अवर्णनीय उदासी में डूब गया है। क्लोई ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वे नहीं ढूंढेंगे। वे मुझे कभी नहीं ढूंढेंगे। यहां तक कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं। इन शब्दों ने सीधे जीवन और मृत्यु के सवाल को सामने ला दिया और उनमें इतनी गहरी नाराजगी थी कि मेरा नशा थोड़ा उतर गया। मुझे अपने पुनर्जन्म से पहले का समय याद आया, जब मैं छत पर उस बेवकूफ लड़की के साथ खूब शराब पी रहा था। हम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो मुझसे पहले मिली होती तो हमारी बातचीत आगे भी जारी रह सकती थी। बस मुझे पहले यही लगता था कि वो बेवकूफ लड़की अपनी मौजूदा हालत पर बस अपना गुस्सा निकाल रही है। अगर मैं तुमसे पहले मिली होती तो तुम उस बूढ़े कमीने और उस बेवकूफ को मारने में मेरी मदद कर सकते थे। मेरा चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी परेशानियां अचानक से नहीं आई थीं। ये लड़की सच में चाहती थी कि उसके पिता को बाहर निकालो। मैंने एक पल के लिए इस पर विचार किया, लेकिन अपनी जिज्ञासा को दबा ना पाने के कारण मैंने बोल दिया और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है? क्लोई को ऐसा लगा जैसे उसकी सबसे संवेदनशील जगह पर चोट लगी हो। उसका चेहरा तुरंत पूरी तरह से दुखी हो गया और मेरे हाथ से छीनी हुई बियर को पकड़कर वह उसे बेतहाशा गटकने लगी। उसने मुझे काफी डरा दिया, इसलिए मैंने जल्दी से बोतल वापस ले ली, लेकिन पाया कि पूरी बोतल पहले ही खाली हो चुकी थी। कुछ देर तक खांसने और गले में खराश होने के बाद, काफी देर बाद, क्लोई अचानक जोर जोर से रोने लगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पुनर्जन्म से पहले वाली भोली भाली लड़की रोती थी। उसका यह रूप उसके मुखौटे के पीछे का सबसे सच्चा रूप प्रतीत होता था। वह भोली भाली लड़की बेहद शर्मीली थी और रुक रुक कर और टूटी हुई आवाज में उसने अपने दिल में दबे उस छोटे से राज को बताना शुरू किया। जब क्लोई बहुत छोटी थी, उसका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन बाद में उसके पिता को एक मददगार मिला और उन्होंने एक छोटी सी कोयले की खदान खोली, जिससे उन्होंने कोयले के कारोबार से बहुत धन कमाया। ठीक उसी समय जब कारोबार चरम पर था, तेजी से विकास हुआ और नियम बदल गए। मेरा सिर भारी था, लेकिन मुझे ये घटनाएं अभी भी याद हैं। ऐसा लग रहा था कि सदी की शुरुआत में सरकार ने छोटी छोटी कोयला खदानों को एक साथ बंद कर दिया था। लेकिन इससे मुझे यह भी समझ आया कि उस भोली भाली लड़की का परिवार इतना अमीर क्यों था। हे भगवान, एक कोयला व्यापारी! उसके बाद उसके पिता ने अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया, जिससे उनकी दौलत और भी बढ़ गई। यहां तक सुनकर मैंने अपने मन में यह बात समझ ली थी कि वह लड़की आत्महत्या क्यों करना चाहती थी। मेरे पिछले जन्म में मैं छत पर चढ़ती थी। अगले 10 वर्षों में रियल एस्टेट उद्योग वाकई बेहद शानदार रहा, लेकिन इसमें शामिल कई लोग हद से ज्यादा लालची थे और अंत में वे एक से उधार लेकर दूसरे को चुकाते रहे,
सारा पैसा रियल एस्टेट में लगाते रहे जब तक कि बुलबुला फूट नहीं गया। कितने रियल एस्टेट पेशेवर और डेवलपर छत पर चढ़ गए, मैं भी उन सबकी गिनती नहीं कर सकती। तो इस भोली लड़की का परिवार इसी वजह से बर्बाद हो गया, जिससे उनका पूर्ण विनाश हो गया। तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। असल में मुझे बस इसी एक बात में दिलचस्पी थी। मैं ये पता लगाना चाहता था कि मेरे पिछले जन्म की उस नासमझ लड़की ने अपने पिता को क्यों मारना चाहा, और वह बेवकूफ कौन था जिसका उसने जिक्र किया था। उस नासमझ लड़की ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर मुझे घूरते हुए देखा और फिर जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की को काफी देर तक दिलासा देने के बाद आखिरकार मैं उससे वो सारी अंदरूनी बातें निकलवाने में कामयाब हो गया जो मैं जानना चाहता था। उसके पिता ने बहुत पैसा कमाया था, संपत्ति, और जैसा कि कहते हैं अमीर होने के बाद आदमी बिगड़ जाते हैं। क्लोई की जैविक माँ उसके पिता के पैतृक गांव की रहने वाली थी और दोनों की मुलाकात एक ब्लाइंड डेट पर हुई थी। तो अमीर बनने के बाद उसने उस पत्नी को छोड़ दिया जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, और फिर एक जवान खूबसूरत महिला से शादी कर ली। ये एक बहुत ही घिसी पिटी कहानी थी, जैसी कहीं भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसे कोई नया मिल गया और कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन असली बात यह थी कि सौतेली माँ ने उसकी मौत का कारण बनी थी, उस नासमझ लड़की की असली माँ। सबसे बुरी बात तो यह थी कि उसके पिता को इस बारे में पूरी तरह से पता था। मैं पूरी तरह से हैरान होकर सुन रही थी, मन ही मन सोच रही थी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह नासमझ लड़की उनसे इतनी नफरत करती है। अगर मैं होती तो मैं उस बूढ़े कमीने को सबक सिखा देती। शराब से चेहरा लाल हो चुका था। क्लोई ने खुद पर हंसते हुए कहा, वे लोग मुझे बिल्कुल नीचा समझते हैं। वे मुझे सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि मेरा चेहरा सुंदर है। मुझ जैसी औरत को तो अच्छी कमाई होगी ही, बाद में कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं चुप हो गया। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि मेरे पिछले जन्म की वह भोली लड़की उस तरह क्यों रह गई। आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया। उसके पिता और सौतेली माँ ने उसे एक सामान की तरह पाला पोसा, जिसका इस्तेमाल परिवार के लिए और भी बड़े फायदे हासिल करने के लिए किया जाता था। उन्होंने साम्राज्य के इतनी जल्दी ढह जाने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए क्लोई उनका छिपा हुआ खजाना इस्तेमाल होने का मौका भी नहीं पा सकी, इससे पहले कि उन्हें सैंडर्स परिवार को बचाने के लिए उसकी शादी किसी गंजे आदमी से करनी पड़ी। परिवार का कारोबार कुछ और समय तक चलता रहे। अफसोस की बात है कि यह लड़की उतनी समझदार तो नहीं थी, लेकिन बेहद जिद्दी थी और सीधे ऊपर चढ़ने का विकल्प चुना। खैर, इस नासमझ लड़की की वजह से मुझे ही नुकसान उठाना पड़ा। इसके बारे में सोचकर ही मुझे ठगा हुआ महसूस होता है। उस नासमझ लड़की को चुपचाप आंसू बहाते देखकर मुझे उसके लिए सहानुभूति महसूस हुई। इसके बाद उस नासमझ लड़की को अपने चेहरे पर हल्की सी जलन और सुन्नपन महसूस हुआ। उसे जबरदस्ती चूमा गया था। स्तब्ध, वह सचमुच एक पल के लिए रोना भूल गई। मैंने धीरे से उसकी पीठ सहलाई और उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उनका ख्याल रखूंगी, ठीक है, ताकि वे तुम्हें फिर कभी परेशान न कर सकें। आखिरकार मेरा दूसरा जीवन जीना किसी न किसी तरह इस लड़की से जुड़ा हुआ था। अगर वह न होती तो मुझे दोबारा शुरुआत करने का मौका न मिलता। इसलिए इसे उसका एहसान चुकाना समझो। उसके परिवार को पैसों की जरूरत थी, इसलिए इस जीवन में मैं ही उसके लिए यह सब करूंगी। मैंने मन ही मन एक मौन प्रतिज्ञा की और उसके शरीर को अपनी बाहों में और कसकर जकड़ लिया। उसके शरीर की मदहोश कर देने वाली खुशबू से मेरी दृष्टि पूरी तरह से भटकने लगी। शराब का नशा चढ़ने के बाद क्या हुआ, यह भी मुझे ठीक से याद नहीं था। धुंधली सी हालत में एक लगातार बजने वाली आवाज़ मुझे परेशान करने लगी। काफी देर तक बेहोशी की हालत में इधर उधर टटोलने के बाद भी मुझे आवाज का स्रोत नहीं मिला। तभी मेरा हाथ किसी चीज से टकराया। आह! एक लड़की की दर्द भरी चीख। मेरे कान में एक तेज आवाज गूंजी, जिससे मैं पल भर में पूरी तरह जाग गया। फिर मैंने उस नासमझ लड़की क्लो सैंडर्स को देखा, जो दोनों हाथों से खुद को बचा रही थी और आंसुओं से भरी आंखों से मुझे घूर रही थी। और इसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है। मैंने इतनी जोर से वार किया था कि उसे इतनी चोट लग गई थी कि वह चीख पड़ी। क्लो के फोन का अलार्म अभी भी बज रहा था। ये वही अलार्म था जो क्लो हर सुबह उठने के लिए लगाती थी, क्योंकि उसे अभी भी स्कूल जाना था। मैंने अपनी नाक रगड़ी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन ठीक उसी क्षण मैं अचानक मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। रुको, मैं पूरी तरह नग्न क्यों हूं? न केवल मैंने कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि क्लो भी पूरी तरह नग्न थी। और अब मुझे समझ आया कि ऐसा लग रहा था कि अभी अभी मैंने ही उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, नहीं तो मेरा हाथ इतनी आसानी से इधर उधर कैसे जा रहा था। उसी क्षण मेरी आंखें तेजी से फैल गईं और मैंने जल्दी से चादरें जांची। वहां कोई निशान या खून के धब्बे नहीं थे। हवा को सूंघने पर भी कुछ असामान्य नहीं लगा, गंध भी नहीं। मैंने अपनी शारीरिक स्थिति दोबारा जांची। हालांकि मेरा सिर अभी भी थोड़ा घूम रहा था, लेकिन यह उस घटना के बाद की थकान नहीं थी, बल्कि हैंगओवर का असर था। एक पल के लिए हम दोनों के बीच बेहद अजीब स्थिति हो गई। तो जवाब पहले से ही स्पष्ट था। संभवतः नशे में धुत होकर बेहोश होने के बाद
हम लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर रेंग कर गए और तब से अब तक वैसे ही सो रहे हैं। कपड़ों की बात करें तो इस बात की पूरी संभावना थी कि हमने आधी रात को खुद ही उन्हें उतार दिया था। ये सोचकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही मुझे अजीब सी निराशा भी महसूस हुई। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं सच में हमारे बीच कुछ होने की उम्मीद कर रही थी। मैं अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगी थी। अगर मैंने सच में इस भोली लड़की का फायदा उठाया भी होता तो भी मुझे कोई पछतावा तो नहीं होता। दूसरी तरफ क्लोई थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी, जिससे मैं उलझन में पड़ गई। क्या हुआ? तुम और मैं? मुझे हल्की सी हंसी आ गई, ये महसूस करते हुए कि इस लड़की ने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था, इसलिए शायद उसने सोचा होगा कि मैं कल रात उसके साथ सोया था। चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। शायद हम कल रात एक दूसरे को गले लगाते हुए सो गए थे। ज्यादा से ज्यादा सोते समय थोड़ा बहुत शारीरिक संपर्क हुआ होगा। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा, और जैसा कि उम्मीद थी क्लोई का चेहरा एकदम लाल हो गया। शारीरिक संपर्क तो होना ही था, है ना? लेकिन उसके शर्माने का असली कारण यह था कि अब जब उसे पक्का पता चल गया था कि उस लड़के ने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसे अचानक थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। यह लड़का हद से ज्यादा ही कर रहा है। मैं इतनी खूबसूरत हूं फिर भी इसने कुछ नहीं किया। यह तो मेरा सरासर अपमान है। बेशक क्लोई ये भी समझती थी कि नशे में धुत व्यक्ति से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। ऊपर से वो खुद भी बुरी तरह नशे में थी। असल में मुझे तो बहुत पहले ही समझ आ गया था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर जब दोनों ही इतने नशे में हों तो भला और क्या उम्मीद की जा सकती है? ज्यादा सोचना बंद करो। इसके साथ ही हम दोनों चुपचाप फर्श पर बिखरे अपने कपड़े उठाने लगे। इसमें कोई शक नहीं था, हमने शायद नींद में ही खुद ही उन्हें उतार दिया था। हालांकि मैं बिस्तर पर आराम करना चाहती थी, लेकिन अब स्कूल वापस जाने का समय हो गया था। तुम स्कूल जा रही हो ना? मैंने अचानक क्लोई से पूछा। क्लोई एक पल के लिए रुक गई और फिर खाली नजर से सिर हिलाया। मैं एक पल के लिए झिझकी। असल में मैंने छुट्टियों तक शहर जाने और कुछ ढूंढने का प्लान बनाया था लिंडे से, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया था, क्योंकि छुट्टियों के दौरान लिंडसे का स्कूल में होना जरूरी नहीं था। आखिरकार जब मैं पहली बार लिंडसे से मिली थी तब मुझे नहीं पता था कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी तंग है कि उसे अक्सर कई पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ती हैं। इसके अलावा मुझे एहसास हुआ कि 2007 एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ था, एक नए युग की शुरुआत का समय। इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अब से हर पल मायने रखता था। अतीत में मैंने सबसे सही समय गंवा दिया था। एक व्यवसाय शुरू करना था, लेकिन अब क्या? ऐसे दौर में जब हर तरफ अवसर ही अवसर थे, मुझे सही समय का फायदा उठाना था। यही सोचकर मैंने क्लोई की तरफ मुड़कर कहा, चूंकि तुम पढ़ाई कर रही हो तो जाओ और मेरी जगह काम संभाल लो और छुट्टी ले लो। क्लोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या? तुम कहाँ जा रही हो? अचानक मेरे दिमाग में एक शरारती विचार आया, क्योंकि मैं इस लड़की को चिढ़ाना चाहती थी। मैंने झट से कह दिया, एक महिला कॉलेज छात्रा की मदद करने। क्लोई पूरी तरह से अवाक रह गई। क्या गड़बड़ है इस आदमी के साथ? तुमने तो मेरा पूरा इस्तेमाल कर लिया। नहीं रुको, उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन एक कॉलेज छात्रा का समर्थन करने के लिए पलट जाना, ये क्या बकवास है? अगर ये शब्द किसी 30 या 40 साल के अजीब से अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह से निकले होते तो इतना चौंकाने वाला नहीं होता। लेकिन असली सवाल था, तुम्हारी उम्र कितनी है? अपनी उम्र में एक महिला कॉलेज छात्रा का समर्थन करने जाना, ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है। मुझे अंदाजा था कि क्लोई इस तरह प्रतिक्रिया देगी, इसीलिए मैंने जानबूझकर कुछ नहीं समझाया। मुस्कुराते हुए मैं वहां से चला गया। चलो जाकर देखते हैं। जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर निकले, क्लो ने मुझे रुकते हुए देखा, मानो मुझे अचानक कुछ याद आ गया हो, और मैं वापस कमरे में मुड़ गया। वह उलझन में उनके पीछे पीछे गई और उसने देखा कि मैं कल फेंके गए प्रीमियम सिगरेट के पैकेट को कूड़ेदान में से ढूंढ रहा था और उसे सीधे अपनी जेब में डाल रहा था। उसे पूरी तरह से असमंजस भरे भाव से मुझे घूरते हुए देखकर मैंने एक सूखी हंसी हंसते हुए, हकलाते हुए एक बहाना बनाया। कचरा बहुत बुरी चीज है। हालांकि मैं सिगरेट नहीं पीती, फिर भी मैं दूसरों को सिगरेट दे सकती हूँ। इससे मुझे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। क्लोई को लगा कि यह लड़का वाकई अनोखा है। उसने कभी किसी को इतना कंजूस नहीं देखा था। आखिर वह तो कैंपस की ठंडी और अलग थलग रहने वाली खूबसूरत लड़की थी, इसलिए उसके पीछे पड़ने वालों की कमी तो थी ही। इस उम्र के लड़के आप जानते ही हैं, सब कूल बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो लड़के उसका पीछा करते थे वे या तो गंभीर और संजीदा बनने की कोशिश करते थे या फिर बेहद सभ्य और शालीन होने का दिखावा करते थे। मेरे जैसा कंजूस तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि ये लड़का उसे शुरू से ही सीधे होटल ले गया था और किसी जादू के असर में आकर वो सचमुच उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई थी। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? उसी क्षण सड़क के किनारे स्कूल जा रहे एक छात्र ने अपनी आंखें मली तो पाया कि लोग बहुत दूर जा चुके थे। उसके बगल में खड़े एक अन्य छात्र ने उससे पूछा कि क्या हुआ। अरे वाह, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की क्लोई को
एक लड़के के साथ होटल से बाहर निकलते देखा। तुम, मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। हम कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हैं, उसका परिवार भी बहुत अमीर लगता है। भला वो ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन वो लड़का मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, बिल्कुल वैसा ही जिसने कल दोपहर किसी से अपने प्यार का इजहार किया था। बिल्कुल नहीं, ये तो पागलपन है। ये दोनों कल दोपहर के ड्रामे को देखने वाली भीड़ में थे, बस बीच में ही चले गए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि क्लोई को बाद में मैं खींच कर ले गई थी। और ये तो बिल्कुल नहीं कि वे दोनों सीधे होटल चले गए। बेशक क्लोई और मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि होटल से उन्हें एक साथ निकलते देखने वाले सिर्फ ये दो छात्र ही नहीं थे। बहुत जल्द हमारी ये अफवाहें पूरे स्कूल में फैल जाएंगी। तो क्लोई और मैं इस समय कहाँ थे? ओह, वे दोनों नाश्ता करने गए थे, एक साधारण से सड़क किनारे के स्टॉल पर उबले हुए बंस और सोया दूध। हालांकि एक सुंदर लड़का और एक खूबसूरत लड़की बहुत ही आकर्षक थे, खासकर एक छोटे से नाश्ते के स्टॉल पर। वहां से गुजरते छात्र और राहगीरों ने मुझे बार बार देखा। मैंने बिना किसी रोक टोक के खाना खाया, जल्दी से पेट भर लिया और जोर से डकार ली। इतनी शराब पीने के बाद पेट में थोड़ी गड़बड़ होना लाजमी था। अब कुछ खा लेने से पेट काफी बेहतर लग रहा था। हालांकि पिछले जन्म में मैं शराब को अच्छी तरह पचा लेता था, लेकिन इस शरीर ने अभी अभी शराब को छका है, इसलिए अभी तक इसकी सहनशीलता इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम वापस जाओ, मैंने उस बेवकूफ को अलविदा कहा। क्लोए वहीं खड़ी रही, मानो खाली निगाहों से उस बदमाश को देख रही हो जिसने उसे धोखे से होटल का कमरा दिलवाया था। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह अचानक वापस लौट आया। क्लोई ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वापस क्यों आया है। तभी उसने देखा कि मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हथेली ऊपर की ओर थी, जबकि दूसरे हाथ से मैं अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ रहा था। मुझे $70 दो। अरे रुको, चलो इसे एक गोल रकम बना लेते हैं। मुझे $100 का नोट दो। मैंने पूरे आत्मविश्वास से पैसे मांगे। इस बारे में बिल्कुल भी विनम्र न होते हुए क्लोए पूरी तरह से थक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह आदमी उससे उसके शरीर को छोड़कर सब कुछ चाहता हो। और वैसे भी तुम एक महिला कॉलेज छात्रा की मदद करने जा रहे हो, फिर भी मुझसे पैसे मांग रहे हो, है ना? लेकिन मानो किसी भूत ने उसे मजबूर कर दिया हो, क्लोई ने फिर भी पैसे निकाले और मुझे दे दिए। और इस चिंता में कि कहीं ये मेरे लिए काफी ना हो, उसने एक अतिरिक्त $100 का नोट भी दे दिया। मुझे अजीब तरह से ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं एक कॉलेज छात्रा की मदद करने जा रहा हूं, लेकिन किसी अमीर महिला के पैसों का इस्तेमाल करके ऐसा करना, यह बिल्कुल बेतुका था। कुछ कदम चलने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। शहर जाने के लिए ट्रेन का टिकट चाहिए था, इसीलिए मैंने उस लड़की से पैसे मांगे थे। फिर मुझे याद आया कि अगर मुझे लिंड तुरंत नहीं मिली तो मुझे खाने के लिए भी कुछ पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने $100 मांगे थे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह अमीर लड़की इतनी उदारता से मुझे $200 दे देगी। अगर मैं तुमसे कुछ साल पहले मिला होता तो बहुत कुछ बदल जाता। क्या अलग तरह से? लिंडसे ने मुझसे यह सवाल पूछते हुए शायद एक महिला की सुरक्षा की चाहत में मेरे आलिंगन में सिर झुकाया था। मैंने सिर हिलाया। शायद नहीं, मैं अपने अतीत को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फिर भी मैं धीरे से हंसी और मजाक में बोली, अगर मैं तुमसे थोड़ा पहले मिली होती तो अजनबियों से तुम्हारी दूरी को देखते हुए मुझे यह सब बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना? हालांकि लिंडसे गहरी सोच में डूब गई और फिर धीरे से बोली, जरूरी नहीं, तुम मुझसे 3 साल छोटे हो। अगर कुछ साल पहले तुम अचानक मेरे पास आकर कहते कि तुम मेरा सहारा बनना चाहते हो तो शायद मैं सच में मान जाता। ट्रेन में मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। अभी अभी मेरे सपने में मेरे पिछले जीवन की यादें ताजा हो गईं। मैंने अपने पिछले जीवन के बारे में सोचा, हैंगओवर के बाद के उस समय के बारे में जब मैं एक होटल के कमरे में जागा था। शायद ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी या शायद ये महज एक संयोग था, लेकिन मैं अपनी सबसे भरोसेमंद साथी लिंडसे के साथ था और हमने बिस्तर पर शारीरिक संबंध बनाए। हाँ, हालांकि पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। लिंडसे मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। उस समय जेसिका और मैं 6 महीने से ज्यादा समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। हालांकि हम कभी कभार फोन पर बात करते थे, लेकिन हर बातचीत कुछ अर्थहीन शब्दों तक ही सीमित रहती थी। दरअसल उस समय मुझे पहले से ही यह हल्का सा एहसास था कि जेसिका के साथ भविष्य बनाने की कोशिश में हमारा भविष्य पहले से ही बिखर रहा था। लिंडसे के साथ मेरे रिश्ते ने शायद इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। मेरे पुनर्जन्म से ठीक पहले तक भी लिंडसे के साथ मेरा कोई आधिकारिक रिश्ता नहीं बना था, बल्कि मुझे यही खबर मिली थी कि जेसिका पहले ही जा चुकी है। अपने पिछले जन्म में अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद मैं अक्सर मन ही मन सोचता था कि मेरे माता पिता के अलावा शायद लिंडसे ही अकेली ऐसी होगी जो मेरे लिए दिल से रोएगी। और जेसिका, क्या वह मेरे लिए दुख के आंसू बहाएगी? मैंने इस बारे में सोचा और अंत में अपना सिर हिला दिया। अगर उसे मेरी मृत्यु के बारे में पता भी चल जाए तो शायद वह सिर्फ दिखावा करेगी कि उसे पता ही नहीं। मैंने इसे नहीं देखा था। इतने सालों तक साथ रहने के बाद मैं उसे किसी और से बेहतर समझता था। वह महिला जिसके साथ मैं लगभग शादी करने वाला था, जेसिका वैंस, एक साधारण महिला थी, बिल्कुल साधारण।
और साधारण लोग हमेशा लाभ की तलाश करते हैं और नुकसान से बचते हैं। मेरी मृत्यु को नजरअंदाज करना वही विकल्प होता जो जेसिका एक साधारण व्यक्ति के रूप में लाभ और हानि का आकलन करने के बाद चुनती। तो सवाल यह है, पिछले जन्म में लिंडसे और मैं एक दूसरे पर कितना भरोसा करते थे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि अगर मैं किसी को मारना चाहता तो लिंडसे चुपचाप मुझे चाकू थमा देती। हमारा भरोसा उस स्तर का था और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लिंडसे के बिना मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। भविष्य के कारोबारी माहौल में आपको यह समझना होगा कि स्टार्टअप्स के लिए भविष्य पहले से ही एक शीतकाल जैसा था। ऐसे माहौल में सफलतापूर्वक व्यवसाय शुरू करना और पर्याप्त धन अर्जित करना शायद मेरे अनूठे दृष्टिकोण और विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया वह यह था कि इन विचारों को हकीकत में बदलने और उन्हें कारगर बनाने वाली असल में लिंडसे ही थी। इतना ही नहीं, लिंडसे एक तरह से मेरी मुख्य रणनीतिकार थी। कई अहम फैसलों में लिंडसे के बिना मैं कई भटकाओं में फंस जाता और कई गलतियां भी कर बैठता। अगर इस दुनिया में कोई एक ही इंसान है जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा तो वो निस्संदेह लिंडसे ही होंगी। बेशक बाद में हमारा रिश्ता उतना पवित्र नहीं रहा। कुछ चीजें या तो कभी नहीं होती या फिर अनगिनत बार होती हैं। उस मुलाकात की घटना के बाद होटल के कमरे में हम दोनों का रिश्ता बाद में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में बदल गया। आखिरकार उस समय मैं हर दिन बहुत दबाव में रहता था और जवानी की ऊर्जा से भरपूर था। वहीं लिंडसे भी एक सामान्य महिला थी। उसकी भी जरूरतें थीं और वह भी इच्छाओं के चरम पर थी। इसीलिए सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ, लेकिन हम दोनों अपनी सीमाएं जानते थे। अगर जेसिका बीच में ना होती तो शायद हम दोनों पिछले जन्म में सचमुच साथ होते। इस जीवन को दोबारा जीने का मौका मिले तो मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। लिंडसे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। इसी बीच हमारी क्लास के शिक्षक उम्मीद के मुताबिक कक्षा में आ गए। दरअसल इन दिनों कोई क्लास नहीं थी क्योंकि सभी जरूरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। बचे हुए कुछ दिन सिर्फ औपचारिकताएं भरने और एक दूसरे को आखिरी विदाई देने के लिए थे। फिर भी हमारे क्लास के शिक्षक शॉन कार्टर को छोड़कर कक्षा में सभी मौजूद थे। श्री डेविस ने देखा कि मेरी सीट खाली है और वे थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने मुझे उम्मीद थी कि शॉन स्कूल नहीं आएगा। आखिर मैं स्कूल में काफी लोकप्रिय था और शिक्षकों के बीच मेरी अच्छी प्रतिष्ठा थी। साथ ही मेरे अंक भी सर्वश्रेष्ठ थे। इसलिए श्री डेविस ने सोचा होगा कि मैं किसी छोटी मोटी समस्या से जूझ रहा हूं, जैसे अलार्म घड़ी खराब हो गई हो, देर से सो गया हूं या बीमार पड़ गया हूं। यह सोचकर श्री डेविस मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। आखिर युवा पीढ़ी के साथ ऐसे पल क्यों नहीं आते? ये पूरी तरह से समझ में आने वाली बात थी। लेकिन जैसे ही श्री डेविस कक्षा से निकलने वाले थे, दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी और उसने अंदर झांका। गलियारे में। माफ कीजिए, आप किसे ढूंढ रही हैं? श्री डेविस ने उसे पहचान लिया। क्लो सैंडर्स स्कूल में एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थी जिन्हें कैंपस की सबसे खूबसूरत और शांत लड़की माना जाता था। उनके पिता एक प्रसिद्ध स्थानीय रियल एस्टेट कारोबारी थे जिन्होंने स्कूल को कई शैक्षणिक उपकरण दान भी किए थे। श्री डेविस को समझ नहीं आ रहा था कि कैंपस की यह खूबसूरत लड़की उनकी कक्षा में क्यों आई और इतनी छुप छुप कर क्यों आई, जो काफी दिलचस्प था। वह भोली लड़की असल में छुप छुप कर आने की कोशिश नहीं कर रही थी। मेरी घबराहट फिर से हावी हो गई थी। मिस्टर डेविस द्वारा इस तरह बुलाए जाने पर वह खुद को संभाल कर आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के आने से पूरी क्लास में हलचल मच गई। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि वह वहां क्यों आई है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया, दरवाजे के पास खड़ी उस खूबसूरत आकृति को घूरते हुए। जी हाँ, यह व्यक्ति जेसिका वेंस थी। कल दोपहर मैं उससे अपने दिल की बात कहने ही वाला था, लेकिन अचानक मैंने अपना इरादा बदल दिया। उसके बाद मैं क्लोई के साथ चला गया सैंडर्स, और मैं बाद में शाम की पढ़ाई के लिए भी नहीं लौटा। जेसिका काफी समय से परेशान और विचलित थी, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि क्लो और मेरे बीच किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है। लेकिन अब क्लो उसकी कक्षा में क्यों आई? क्या वह फिर से मुझे ढूंढने आई थी? शॉन कार्टर को आज कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए उन्हें छुट्टी चाहिए। क्लो की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह मिस्टर डेविस की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मिस्टर डेविस पूरी तरह से हैरान थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें शॉन पर शक था। क्लास बंक करने के बाद वह समझ ही नहीं पा रहा था कि कैंपस की शांत और खूबसूरत लड़की क्लोई ही उससे छुट्टी क्यों मांग रही है। आखिर उनका रिश्ता क्या था? मिस्टर डेविस ने इस सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उदारतापूर्वक छुट्टी मंजूर कर दी। उन्होंने क्लोई को बाद में उनके ऑफिस आकर छुट्टी का पर्ची लेने के लिए कहा। जहां तक क्लोई और मेरे रिश्ते की बात है, मिस्टर डेविस को जिज्ञासा तो थी, लेकिन आखिर हम युवा थे जिनके बीच छात्र जीवन में कोई रोमांस नहीं था। तो वह सब समझ गया था, लेकिन उसने ये बात अपने तक ही रखी। लेकिन मिस्टर डेविस ने इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसके पिता एक रियल एस्टेट टाइकून थे। इसीलिए उन्होंने बस खुद को यह समझाने की कोशिश की कि शायद वे दोनों आसपास ही रहते हों। और कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की द्वारा मेरे लिए छुट्टी मांगने की बात ने आधे दिन में ही पूरे स्कूल में सनसनी मचा दी।
जेसिका का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया। शॉन और उसके बीच आखिर क्या चल रहा था? इसी बीच जब मैं उस तरफ भाग रहा था कॉलेज की छात्रा होने के नाते, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्कूल के हर लड़के ने मुझे पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की और मेरे साथ लव मोटेल से बाहर निकलने की एक और अफवाह भी दबे पांव फैल रही थी। हालांकि इसे अफवाह कहना पूरी तरह सही नहीं लगता। आखिर जो होना चाहिए था वो तो हो ही गया, और जो होना चाहिए था वो तो हो ही गया। अगर आप कहते कि हमने कुछ भी नहीं किया तो ये बात बिल्कुल गलत लगती, लेकिन अगर आपने कहा कि हमने वास्तव में कुछ किया है, ये और भी कम समझ में आया। पहली बार बड़े शहर में कदम रखना मुझे किसी पड़ोसी के घर जाने जैसा लगा। आखिरकार मैंने अपने पिछले जीवन में 1 दशक से अधिक समय यहीं पढ़ाई करने और अपना व्यवसाय शुरू करने में बिताया था, लेकिन फिर भी मैंने लिंडसे के स्कूल को अच्छी तरह से नहीं देखा था। यही कारण था कि मुझे इस बात पर संदेह था कि क्या मैं वास्तव में लिंडसे को ढूंढ पाऊंगी। उस समय हमारी पहली मुलाकात बिजनेस स्कूल में नहीं हुई थी। मेरे पिछले जीवन के अंकों के हिसाब से बिजनेस स्कूल में दाखिला पाना बहुत आसान होता, और उस समय मैंने सचमुच वहां जाने के बारे में सोचा था। दुर्भाग्य से जेसिका के अंक चयन के योग्य नहीं थे, इसीलिए मैंने उसका अनुसरण किया और थोड़ी कम रैंकिंग वाले अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस स्कूल में दाखिला ले लिया। ठीक है, उस समय इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ही था। नाम बदलने में अभी कुछ और साल लग गए। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए जेसिका वैंस के लिए मैंने जो कुछ त्यागा वह सचमुच बहुत कुछ था। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उस समय मैं बहुत भोली थी। तथाकथित प्यार के चक्कर में मैंने इतने सारे अच्छे मौके गंवा दिए। बाद में जाकर मुझे समझ आया, जिस उम्र में मुझे पैसे कमाने चाहिए थे, उस उम्र में डेटिंग के बारे में सोचना क्या सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं थी, लेकिन अपने पिछले जीवन के अनुभवों से मिले सबक के कारण मैं वास्तविकता को अच्छी तरह समझ चुकी थी। जेसिका और मैं बिल्कुल अलग तरह के लोग थे। हमारे मूल्य एक दूसरे से सरासर अलग थे। अब शांत मन से सोचती हूं तो भले ही अगर मैंने अपने पिछले जन्म में जेसिका से शादी की होती तो हमारा तलाक होना ही था। इसीलिए इस जन्म में मैं जेसिका के साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता। जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़ने का समय है। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। यह एक अजीब सा एहसास था, जैसे मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। पिछले जन्म में भी जब मैं पहली बार यहां आया था तो मैं इस जगह के लिए बिल्कुल नया था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब मैं पूरी तरह खोया हुआ और भ्रमित था, जबकि अब मेरे लक्ष्य स्पष्ट हैं। सब कुछ एकदम साफ था। बस लेकर मैं आसानी से बिजनेस स्कूल पहुंच गया। लेकिन अब असली समस्या सामने आई। मैं लिंडसे को कैसे ढूंढूं? मैं गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि मुझे पता था कि लिंडसे अर्थशास्त्र पढ़ती है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता था कि वह किस विभाग में है। तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि लिंडसे को ढूंढना शायद उतना मुश्किल नहीं है। मैंने सड़क किनारे एक बिजनेस स्कूल के छात्र को यूं ही रोक लिया और बस यूं ही पूछने से मुझे एक सुराग मिल गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं बातों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना रहा था। लगभग ये भूल ही गया था कि लिंडसे बिजनेस स्कूल की एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। हालांकि एक प्रतिभाशाली के रूप में उसकी ख्याति उसके जूनियर वर्ष तक पूरी तरह से नहीं फैली थी, लेकिन तब तक वह पहले से ही काफी मशहूर हो चुकी थी। कम से कम बिजनेस स्कूल के भीतर तो वह पहले से ही प्रसिद्ध थी। साथ ही वह अपने बैच की सबसे खूबसूरत छात्रा थी। तो भला उसे जानने वाले लोगों की कमी कैसे हो सकती थी? इसी वजह से मैं सीधे वित्त विभाग की ओर चल पड़ा। वहां पूछताछ करने के बाद लेकिन मुझे पता चला कि लिंडसे की आज कोई क्लास नहीं है। अब मैं थोड़ी मुश्किल में पड़ गया था। अगर उसकी क्लास नहीं है तो मैं उसे कहां ढूंढूं? फिर भी मैंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और सीधे हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। हालांकि मुझे पक्का पता नहीं था कि लिंडसे की क्लास कहां होती है, लेकिन मुझे उसका हॉस्टल भवन ठीक से पता था। आखिर मैं अपने पिछले जन्म में अनगिनत बार वहां गया था। इसे अच्छी किस्मत कहूं या बुरी किस्मत? जैसे ही मैं लड़कियों के हॉस्टल भवन के पास पहुंचा, मैंने देखा दूर से लिंडसे की झलक, उस चेहरे को निहारना जिसमें अभी भी मासूमियत की झलक थी। समय और स्थान के आपस में मिल जाने का एक अजीब सा एहसास हुआ। उस औरत को जिसके साथ मेरा इतना गहरा रिश्ता था, एक बार फिर देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। बेशक अगर वो सारी मस्ती किरकिरी करने वाली उसके बगल में खड़ी न होती तो और भी अच्छा होता। बहन, घर में आजकल पैसों की तंगी है। अब तो मैं अपनी संदर्भ पुस्तकें भी नहीं खरीद सकती। लिंडसे बस वहीं ठंडी निगाहों से खड़ी रही, उसे देखती रही। उसका भाई उसके सामने दया का पात्र बनने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें ठहरे हुए पानी के तालाब की तरह शांत और भावहीन थीं। यह लड़का लिंडसे के दत्तक माता पिता का बेटा था, जिसका नाम एथन क्रॉफ्ट था। वह शहर के एक साधारण से स्थानीय हाई स्कूल में बस जैसे तैसे पढ़ाई कर रहा था और उसके अंक बिल्कुल ही खराब थे। जी हाँ, लिंडसे और उसका खून का कोई रिश्ता नहीं था। लिंडसे के जैविक माता पिता का उसके बचपन में ही एक दुर्घटना में निधन हो गया था और उसके वे रिश्तेदार उसे बस एक रिश्तेदार की तरह देखते थे। एक असहाय छोटी बच्ची जिसका कोई सहारा नहीं था। लोग उसे बोझ समझते थे।
इसीलिए न केवल कोई उसे गोद लेना नहीं चाहता था, बल्कि उन्होंने उसके माता पिता की विरासत को भी हड़प लिया और चुरा लिया। अंततः जब वह अभी छोटी बच्ची ही थी, उसे उसके माता पिता के एक पूर्व सहकर्मी आर्थर क्रॉफ्ट ने गोद ले लिया, जिसका अर्थ था कि वह एथन क्रॉफ्ट के माता पिता के पास चली गई। लेकिन लिंडसे को गोद लेने के पीछे आर्थर क्रॉफ्ट के इरादे भी नेक नहीं थे। उनका पूरा इरादा लिंडसे को एथन की भावी पत्नी बनाने का था। अपने दत्तक माता पिता के साथ रहते हुए लिंडसे का जीवन पूरी तरह से दयनीय था। उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे और वे उस पर पैसे खर्च करने में बेहद कंजूस थे। इसलिए लिंडसे की ट्यूशन फीस पूरी तरह से स्कूल छात्रवृत्ति पर निर्भर थी और कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसके दैनिक खर्च लगभग पूरी तरह से अंशकालिक नौकरियों से ही पूरे होते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुझसे मिलने से पहले लिंडसे का जीवन एक त्रासदी था, लेकिन फिर भी यह महिला हमेशा से ही इतनी प्रभावशाली कि उसे देखकर किसी का भी दिल दुख से भर जाता था। वह 2005 में शहर की विज्ञान विषय की टॉपर थी, क्योंकि लिंडसे का IQ 163 था, जो अविश्वसनीय रूप से उच्च था। यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। अपने पिछले जीवन में मैंने अचानक मन में आए विचार से इसका परीक्षण किया था। एक उच्च IQ वाली खूबसूरत लड़की उसके जैसी किसी के लिए एकदम सही वर्णन था। उसके अंकों से वे आसानी से देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिला पा सकती थी, लेकिन उसके दत्तक माता पिता का परिवार उसे एक अच्छा जीवन जीने देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी नजर में उनके अपने सगे बेटे के अंक बहुत खराब थे, जबकि उनकी गोद ली हुई बेटी के अंक बहुत अच्छे थे। इसीलिए वे अंदर ही अंदर बेहद असहज और दुखी महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर उनकी गोद ली हुई बेटी एक दिन बहुत सफल हो गई तो वह उन्हें पीछे छोड़ देगी। नतीजतन जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई के सभी खर्चों की बात आई, जिसमें राजधानी जाने का यात्रा खर्च भी शामिल था, तो उन्होंने उसे एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने स्कूल द्वारा उसे दिए गए नकद पुरस्कार को भी छीन लिया। जब उसने सर्वोच्च रैंक हासिल की तो उस समय वह पूरी तरह से कंगाल हो गई थी। भले ही वे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय उसके सारे खर्च उठाने को तैयार थे, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि जैसे ही उसके हाथ में कोई पैसा आता, उसका दत्तक परिवार उसे तुरंत चुरा लेता। उन्होंने लिंडसे को धमकी भी दी कि कॉलेज शुरू होने तक उसे घर पर मुफ्त नौकरानी बनकर रहना होगा। वे बस लिंडसे को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कुचलना चाहते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका कभी कोई भविष्य न हो। अपनी किस्मत बदलने का मौका। अंततः उसे स्थानीय बिजनेस स्कूल चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उसके सभी खर्चों का एकमात्र सहारा उसकी छात्रवृत्ति और अंशकालिक काम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन शीर्ष स्तरीय प्रतिष्ठित संस्थानों की तुलना में बिजनेस स्कूल एक ऐसी चीज थी जिसे उसका परिवार वास्तव में स्वीकार कर सकता था। इसके अलावा बिजनेस स्कूल लिंडसे के रहने के खर्च को छोड़कर 4 साल की सारी फीस वहन करने को तैयार था, और ठीक इसी वजह से वह अपना गुजारा कर पाई, क्योंकि यह एक नकद देने के बजाय सीधे तौर पर छूट देना बेहतर था। अगर वे उसे असली पैसे देते तो उसका दत्तक परिवार उन्हें चुरा लेता। यह लिंडसे की जीवित रहने की एक चतुर चाल थी, जिससे वह किसी तरह अपना गुजारा चला पाती थी। फिर भी उसका दत्तक परिवार हर दूसरे दिन स्कूल आकर उससे पैसे मांगता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस सरकारी कंपनी में आर्थर क्रॉफ्ट काम करता था, वहां कर्मचारियों की छंटनी हो रही थी, और संयोग से आर्थर का नाम भी छंटनी सूची में था। वह सड़क किनारे स्टॉल लगाने जैसे साधारण कामों को बहुत ही अपमानजनक समझकर नीचा देखता था। लेकिन जब उसने कंपनियों को अपना रिज्यूमे भेजा तो उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं लिया। उसकी उम्र ज्यादा होने और उचित डिग्री न होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया। नतीजतन आर्थर 6 महीने से ज्यादा समय से घर पर बेकार बैठा था। उसकी दत्तक मां सोफिया क्रॉफ्ट एक आलसी, निकम्मी और झगड़ालू औरत थी, जिसका मतलब था कि पूरा दत्तक परिवार पूरी तरह से लिंडसे की व्यक्तिगत छात्रवृत्ति और अंशकालिक कमाई पर निर्भर था। बच जाओ, एथन क्रॉफ्ट संदर्भ पुस्तकों के लिए जो पैसे मांग रहा था वह सब झूठ था। असल में वह अपने निकम्मे दोस्तों के साथ इंटरनेट कैफे में समय बिताने, सिगरेट और शराब खरीदने के लिए पैसे चाहता था। पूरा परिवार लालची था। यही स्थिति मैंने अपने पिछले जीवन में समझी थी। मैंने आर्थर क्रॉफ्ट के परिवार से सख्ती से निपटा और यहां तक कि उसके माता पिता की विरासत को उन लालची रिश्तेदारों के हाथों से वापस दिलाने में मदद की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक लिंडसे जीवन से सारी उम्मीद खो चुकी थी और गंभीर अवसाद से ग्रस्त थी। बाद में लिंडसे को उस अंधकार से पूरी तरह बाहर निकालने में मुझे कई साल लग गए। फिर भी उसके मन में कुछ मानसिक आघात के निशान रह गए थे, जैसे बार बार बुरे सपने आना और नींद की खराब गुणवत्ता। सौभाग्य से मैं इस जीवन में समय रहते पहुंच गया। मुझे अचानक यह गहरा एहसास हुआ कि शायद ईश्वर वास्तव में काफी न्यायप्रिय है। अगर एक भोली भाली खूबसूरत लड़की ने अपनी बुद्धि के बदले 36D साइज पा लिया, तो लिंडसे का क्या? उसका असाधारण 63 का IQ शायद उसके जीवन के पहले आधे हिस्से में झेली गई सारी पीड़ाओं के बदले मिला था। यह बहुत दुख की बात है कि कभी कभी केवल प्रतिभा होना ही किसी व्यक्ति को बेहतर जीवन की गारंटी नहीं देता, खासकर एक बेहद खूबसूरत महिला के लिए। लेकिन कम से कम लिंडसे भाग्यशाली थी, क्योंकि अपने दोनों जीवन काल में
मैं एक ऐसी महिला से मिली जिसका शुरुआती जीवन त्रासदी से भरा था, जिसने उसे और अधिक निराशा में डूबने से बचाया और उसके लिए जीने की प्रेरणा बनी। बहन, खोई खोई रहना छोड़ो। हमारी कक्षा शिक्षक अभी भी मेरे पैसे जमा करने का इंतजार कर रहे हैं। लिंडसे के बिल्कुल उदासीन चेहरे को देखकर एथन क्रॉफ्ट ने अधीरता से लिंडसे को पैसे देने के लिए कहा। पिछले जन्म में लिंडसे ने पहले तो एथन क्रॉफ्ट की बकवास पर विश्वास किया और परिवार के भरण पोषण में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन बाद में उसे इसकी मिठास का स्वाद मिला और वह और भी लालची हो गया, जिससे उसने लिंडसे की जेब पूरी तरह खाली कर दी। इस प्रकार बहुत लंबे समय तक लिंडसे ने एक दयनीय जीवन जिया, जहां वह उसका पेट भी नहीं भर पा रहा था। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह भी नहीं थी। मैंने एथन क्रॉफ्ट पर इसलिए कदम उठाया क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ था। लिंडसे को बचाने के बाद, यह देखते हुए कि आर्थर क्रॉफ्ट के परिवार ने कम से कम लिंडसे का पालन पोषण तो किया था, मैंने उन्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं किया। मैंने बस लिंडसे को उनके परिवार को एक पैसा भी देने से रोक दिया। लेकिन बाद में एथन क्रॉफ्ट ने पैसे के लिए लिंडसे को बेच दिया। उसे एक अमीर नाइट क्लब मालिक को बेच दिया ताकि अपनी बहन को सीधे उस आदमी के बिस्तर पर भेज सके। बहुत बुरा हुआ। लिंडसे ने तो बहुत पहले ही अपने परिवार से उम्मीद छोड़ दी थी। उसके बाद लिंडसे और मैंने उस आदमी की जमकर पिटाई की। मुझे इसके लिए कुछ दिन जेल भी जाना पड़ा, लेकिन मैं कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं रखता। जिस दिन मैं जेल से छूटा, मैं तुरंत वापस गया और उस मालिक को एक और सबक सिखाया। जी हाँ, मैंने आधी रात को उसके सिर पर बोरी डाल दी और कोई सबूत नहीं छोड़ा। अगर उस आदमी को पता भी चल जाता कि मैंने ऐसा किया है, तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था। जब गंदी चालें चलने की बात आती है, तो एक कमीने के रूप में मेरी बदनामी का कोई मोल नहीं है। कुछ नहीं। जहां तक मेरे पिछले जन्म के एथन क्रॉफ्ट की बात है, उससे मेरा बदला सबसे क्रूर था। लेकिन यह सिर्फ उसे पीटने जितना आसान नहीं था। मैंने उसका जीवन पूरी तरह से तबाह कर दिया। मैंने उसे स्कूल से निकलवा दिया और यह सुनिश्चित किया कि उसे नौकरी ना मिले। वह जहां भी काम करता, मैं लोगों को भेजकर गड़बड़ करवाता, और धीरे धीरे किसी भी कंपनी ने उसे नौकरी देने की हिम्मत नहीं की। बिना डिग्री के, और यहां तक कि कोई उसे शारीरिक श्रम के लिए भी नहीं चाहता था। उसके जीवन में और क्या बचा था। इसी तरह आर्थर क्रॉफ्ट और उसकी पत्नी का भी लगभग यही हाल हुआ। खैर, लिंडसे के इस कड़वे गुस्से को निकालने में मदद करने के लिए मैंने जो पैसे लुटाए, वो कोई छोटी रकम नहीं थी। किसी और वजह से नहीं, बस शुद्ध बदला लेने के लिए। हे भगवान! एथन क्रॉफ्ट को इस समय लिंडसे के सामने देखकर मैं तो बस आग बबूला हो गया। एथन क्रॉफ्ट अभी भी वहीं था, लगातार बड़बड़ा रहा था। लिंडसे के हाथों से उसकी मेहनत से कमाए हुए पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था, जो उसने पिछले कुछ दिनों से जी तोड़ मेहनत से कमाए थे। तभी बिना किसी चेतावनी के उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में एक तेज असहनीय दर्द महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक जोरदार लात ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसके तुरंत बाद मेरी पूरी तरह से अनुचित एक तरफा पिटाई शुरू हो गई। तू निकम्मा है। अगर तुझे पैसा चाहिए तो खुद कमा ले। अपनी बहन से पैसे मांग रहा है। तुझे ये हिम्मत कहां से मिली? मैंने लगातार लातें मारी। मैंने अपने उपनाम एक नंबर का कमीना को पूरी तरह से सार्थक कर दिया। हर वार सीधे एथन क्रॉफ्ट के चेहरे पर किया। एथन क्रॉफ्ट एक निकम्मा और आलसी था, एक कमजोर आदमी जिसकी लड़ने की क्षमता 5 से भी कम थी। तो मेरी बूटों के नीचे उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई हुई कि वह मुझे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। नतीजतन वह रोते हुए कह रहा था, भाई, मुझे मारना बंद करो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मारना बंद करो। मुझे पता है कि मैं गलत था। तुम्हें पता है कि तुम गलत थे। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के लिए गलती मानना सूरज को पश्चिम से उगना होगा। एक तरफ खड़ी लिंडसे पहले से ही पूरी तरह से हक्का बक्का थी। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। रुको, तुम कौन हो? तुम कहां से आ गए? किसी पर आते ही हमला करना किस तरह की हरकत है? बैठ। लेकिन उसे पिटते देखना कितना संतोषजनक है। लिंडसे मन ही मन बुदबुदाई, बस मुझे एथन क्रॉफ्ट को सबक सिखाते हुए देखती रही, जब तक कि मैं उसे लात मारते मारते थक नहीं गई। तभी मैं रुकी, उस आदमी को घूरते हुए जो पहले से ही एक बड़े बच्चे की तरह रो रहा था। मैंने एथन क्रॉफ्ट पर थूका, मन ही मन बड़बड़ाते हुए, तू कचरा है। लिंडसे मेरी सुरक्षा में है। अगर तूने दोबारा उसके सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। उसे इतना सब कुछ कहने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया, एक बेरहम विदाई लात। मैंने इस लात में जरा भी संकोच नहीं किया और उसे सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी पर जोर से मारा। इस लात से एथन क्रॉफ्ट को एक नाजुक जगह पर चोट लगी। जोर जोर से चीखते हुए वह बेकाबू होकर रोने और विलाप करने लगा। उसकी इस तेज चीख से लड़कियों के छात्रावास में बिस्तर पर आराम कर रही छात्राएं भी जाग उठी। देखते ही देखते खिड़कियों से कई सिर बाहर निकल आए। यहां तक कि छात्रावास की प्रबंधक मैट्रन भी उत्सुकतावश अंदर से बाहर आ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका दखल देने का कोई इरादा नहीं था। यह जानते हुए कि मैं इस बार कुछ ज्यादा ही निर्दयी हो गया था, मैंने लिंडसे को पकड़ा और भाग गया। लिंडसे को एक अनजान आदमी घसीट कर ले गया। उसकी सहज प्रवृत्ति विरोध करने की थी, लेकिन जिज्ञासावश वह जानना चाहती थी कि आखिर
वह उससे क्या चाहता है? बेशक उसकी जिज्ञासा को सबसे ज्यादा तो मैं ही बढ़ा रहा था। क्या वह थोड़ा ज्यादा जवान नहीं है? लेकिन लिंडसे मेरे साथ तब तक भागती रही जब तक हम बिजनेस स्कूल के पीछे वाली खाने की गली में नहीं पहुंच गए। आखिरकार रुक गई। अपने पिछले जीवन में जब भी मैं लिंडसे से मिलने आती थी, हम दोनों अक्सर इसी गली में जल्दी से कुछ खा लेते थे, इसलिए मैं इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ थी। क्या तुम मुझे जानती हो? लिंडसे ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने अपनी आंखें घुमाई। लिंडसे, बिजनेस स्कूल की सेकंड ईयर की छात्रा और अपने पहले साल की कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। क्या तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी मशहूर हो? लिंडसे पूरी तरह से अवाक और चुप रह गई, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अब मैं लिंडसे को खाली निगाहों से घूरते हुए मन ही मन सोच रहा था कि मैं सचमुच सही समय पर आया हूं। वर्तमान लिंडसे उस लिंडसे से बहुत अलग थी जिससे मैं अपने पिछले जन्म में पहली बार मिला था। मैं ऐसे कैसे कहूं? वर्तमान लिंडसे में निराशा का वह पूर्णतः विच्छेद नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वर्तमान लिंडसे ने अभी तक जीवन से पूरी तरह हार नहीं मानी थी और भविष्य के लिए आशा और उम्मीदें संजोए रखी थी। शुक्र है कि मैं आ गया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये उम्मीदें और ये अपेक्षाएं सच हो गईं। आधे घंटे बाद हम दोनों एक 20 साल पुराने मशहूर हॉट पॉट रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैं बड़े आराम से मटन पका रहा था, ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे हम पुराने दोस्त हों, जिससे लिंडसे को यह शिकायत करने का मन कर रहा था कि मैं कितना बेशर्म हूं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं जानबूझकर उसे यही दिखाना चाहता था। आप थोड़े छोटे लग रहे हैं, लिंडसे ने थोड़ी झिझकते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं तुमसे 3 साल छोटी हूं। लिंडसे और भी हैरान हो गई। तो क्या कोई वजह है कि तुम मुझसे मिलने आई हो? यह सुनकर मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। ये लड़की वाकई अपना धैर्य खो रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मेरे अगले शब्द बिल्कुल चौंकाने वाले थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लिंडसे पूरी तरह से दंग रह गई। उसके चेहरे के भाव जम गए। अविश्वास से भरी उसकी आवाज ऊंची हो गई और उसने कहा, क्या तुम मेरा साथ देना चाहते हो? हाँ, मैं देना चाहता हूं, इसके बारे में सोच नहीं रहा हूं। मैंने पूरे आत्मविश्वास से उसे सुधारा। क्या कोई फर्क है? लिंडसे ने आंसू और हंसी के बीच पलटकर पूछा। अब तक वह थोड़ी शांत हो गई थी। हालांकि उसके सामने वाले इस लड़के ने चौंकाने वाले शब्दों में बात की थी, फिर भी उसे एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। सही कहा, उसके अवचेतन मन की एक आवाज उसे उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं बेहद शांत दिख रहा था और पूरे आत्मविश्वास से समझा रहा था, बेशक यह अलग है, चाहो तो जरूरी है। मना करने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बारे में सोचने का मतलब है कि मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूं। उफ! लिंडसे अपनी हंसी नहीं रोक पाई और फूट पड़ी। क्या आप हमेशा इतने दबंग रहते हैं? मुझे मना करने की भी इजाजत नहीं है। मैंने सही अंदाज में सिर हिलाया। सही, मना करने की इजाजत नहीं है। तो अब तुम आधिकारिक तौर पर मेरी समर्थक हो। लिंडसे और भी हंसना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह हंस नहीं पाई। उसने पूछा, तो फिर जब मुझे मदद मिल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस समय मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था। मैंने उसे सफलतापूर्वक चकमा दे दिया था। जैसा कि उस जीनियस लिंडसे से उम्मीद थी, उसका भविष्य का रूप जो मुझे नीचा दिखाती थी, उसने मुझे ठीक वही सिखाया जो उसके अतीत के रूप से निपटना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा दांव सच में काम कर गया। मैंने गहरी सांस ली, 2 बार गला साफ किया और मेरी आवाज बेहद गंभीर हो गई। फिलहाल पैसे कमाना, बिल्कुल। मैं बहुत बड़ा पैसा कमाने की योजना बना रही हूं। चलो चलते हैं, हम यही करने वाले हैं। जैसे जैसे लिंडसे मेरी बातें सुनती गई, उसका मुझे देखने का तरीका और भी अजीब होता गया। 4 घंटे बाद वे दोनों शहर के एक थोक बाजार में पहुंचे। अपने सामने रखे बारबेक्यू ठेले को घूरते हुए लिंडसे के होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। क्या यही तुम्हारा बड़ा कदम है? मैं खुद बहुत शर्मिंदा था। खैर, हमें कुछ शुरुआती पूंजी से शुरुआत करनी होगी। पहले कुछ पूंजी कमा लेते हैं। जल्दी करो और भुगतान करो। हालांकि लिंडसे ही वह थी जिसने पैसे देते हुए मैंने पलक झपकाए बिना ही अपने चेहरे पर पूरी तरह से घमंडी भाव ला दिया। लिंडसे के चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी डूबते जहाज पर चढ़ गई हूं? रुको, क्या यही तुम्हारा मुझे सहारा देने का मतलब था? तुमने दोपहर के खाने में मेरा खाना खाया और अब तुम मेरे पैसे से एक बारबेक्यू ठेला खरीद रही हो। लिंडसे गुस्से से लगभग हंसने लगी। ये कैसा सहारा था? ये कहना ज्यादा सही होगा कि उसे एक ऐसा लड़का मिल गया था जो एक औरत के सहारे जीता था। मैंने कहा, पूरी तरह से धार्मिकता दिखाते हुए। चिंता मत करो, हमें इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आखिर जब हम थोड़ी देर में सामग्री खरीद लेंगे तब तो तुम भी ठीक हो। लिंडसे और भी अवाक रह गई। नहीं, सच में तुम बिना दिल की धड़कन तेज हुए या चेहरा लाल हुए ये कैसे कह सकते हो? लिंडसे को गुस्सा आ रहा था और उसकी मुट्ठियां और भी कस गईं, लेकिन फिर उसने सोचा और बात वहीं खत्म कर दी। वह वैसे भी इस डूबते जहाज पर सवार हो चुकी थी। भले ही ये पूरी तरह से अजीब था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जादू के असर में।
इन कुछ सालों में सड़क किनारे स्टॉल लगाने के मामले में शहर के नियम लागू करने वाले उतने सख्त नहीं थे, खासकर ऐसी ही जगहों पर। जब तक कोई खाली जगह होती, अब जाकर स्टॉल लगा सकते थे। तो मैं आगे से खींच रहा था और लिंड से पीछे से धकेल रही थी, और दोनों ने चुपचाप बारबेक्यू कार्ट को ठीक उसी बारबेक्यू स्टैंड के पास धकेल दिया जहां ब्यूटी और मैंने कल रात खाना खाया था। क्या तुम्हें यकीन है कि हम इस तरह पैसे कमा सकते हैं? लिंडसे ने मेरी तरफ देखा। बोर्ड पर शब्द लिखते हुए मैं शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। मेरे पास तुम्हारे लिए इतना पैसा खोने को नहीं है, मैंने हाथ हिलाकर कहा। चिंता मत करो, ये पक्का है। और फिर मैंने बड़ी कुशलता से एक के बाद एक सीखों पर मटन लगाना शुरू कर दिया। अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए लिंडसे मेरे पीछे एक पत्थर के ब्लॉक पर बैठी खोई हुई थी। ये बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा था, उलझा हुआ और भ्रमित करने वाला। वह बिजनेस स्कूल की मशहूर खूबसूरत छात्रा वास्तव में सहारा पा रही थी, और दूसरा पक्ष उससे 3 साल छोटा था, उससे भी ज्यादा। हालांकि उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। सहारा मिलने का मतलब तो मुझे खर्च करने के लिए पैसे देना और फिर सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहना होता है ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही उस पर इतना पैसा खर्च कर रही हूँ? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ बारबेक्यू क्यों बेच रही हूँ? लिंडसे ने भावुकता से कहा। उसका प्यारा चेहरा बिल्कुल सपाट था। मुझे शक है कि तुम मुझे सहारा देने का बहाना बनाकर मुझसे पैसे ठग रहे हो और मुझे मुफ्त में काम करने के लिए बहका रहे हो। मैं जम गई। फिर तुरंत उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, बकवास, ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं उस तरह का इंसान दिखता हूं? लिंडा से सचमुच गंभीर होकर सोचने लगी, और काफी देर बाद आखिरकार उसने एक शब्द कहा, हाँ, आह, तुम तो वाकई लोगों को पहचानने में माहिर हो। मैं तो एकदम खलनायक की तरह हंस पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ धोखा देकर अपने लिए काम नहीं करवा रहा हूं, मैं तुम्हारा शरीर भी ले लूंगा। क्या तुम्हें लगा था कि जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं तो मैं मजाक कर रहा था? हैं? लिंडसे दंग रह गई। क्या यह आदमी सच में ऐसा कर सकता है? क्या सच में? लेकिन वह एक पल के लिए स्थिति को समझने में असमर्थ थी। वह शहर से यहां तक, और वह भी इतने युवा लड़के के साथ, अचानक कैसे आ गई? जैसा कि कहावत है, जब चीजें असामान्य होती हैं तो कोई ना कोई चाल जरूर होती है। उच्च बुद्धि वाली खूबसूरत लड़की लिंडसे ने अपने असाधारण 63 के आईक्यू वाले दिमाग को तेजी से चलाना शुरू किया। उसी समय वह मेरी पीठ को घूर रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बेतुका विचार कौंधा। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? गला साफ करते हुए। ये शहर? लिंडसे ने सावधानी से पूछा। मैं गंभीरता से मांस की कीलें ठोक रहा था, और मेरे पीछे से लिंडसे की आवाज सुनकर मैंने सोचा कि वह मुझसे हल्की फुल्की बातें कर रही है। आखिर इस समय में वर्तमान लिंडसे मुझे अभी तक पूरी तरह से नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे बारे में और जानना चाहना स्वाभाविक था। लेकिन मैंने वास्तव में एक छोटी सी बात को नजरअंदाज कर दिया था, और ठीक इसी बात ने मेरे बारे में बहुत सी बातें उजागर कर दी। तो तुम मुझे ढूंढने और मेरी मदद करने के लिए खासतौर पर इस शहर तक दौड़कर आए? लिंडसे ने पूछा। काफी सोच विचार करते हुए मैंने हल्के से हम्मा किया। हाँ, सही है। देखो तुम कितनी प्रतिभाशाली हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है ना? लिंडसे काफी देर तक सोचती रही, फिर बोली, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तुमने मेरी मदद करने के बारे में क्यों सोचा? उसी क्षण मेरे दिल में खतरे की घंटी बज उठी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि इस लड़की को मुझ पर शक होने लगा है। हालांकि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अगर उसे मुझ पर जरा भी शक नहीं होता तो ये वाकई असामान्य होता। इसलिए मेरे पास मैंने पहले से ही एक बहाना बना लिया था, और खुद ही मांस को सींग पर चढ़ाते हुए मैंने बड़े ही सहज लहजे में कहा, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मुझे लगा कि अगर कोई और लड़का तुम्हें पाले तो ये सरासर बर्बादी होगी। बेहतर है कि मैं खुद ही तुम्हारा आनंद लूं। कारण काफी तर्क संगत था, लेकिन लिंडसे को इस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या सच में? और मुझे लगा कि तुम भविष्य से समय में पीछे आए हो। मुझे तुरंत ही पूरी पीठ पर ठंडे पसीने की लहर दौड़ गई। नहीं, सच में। क्या 163 का आईक्यू हमेशा ऐसा नहीं होता? इतना डरावना? मुझे लगता है कि मैंने सबसे तेजी से किसी टाइम ट्रैवलर की पहचान उजागर होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना? क्या सच में इतना हास्यास्पद होना जरूरी है? मेरे पुनर्जन्म के पहले दिन मुझे उस नासमझ खूबसूरत लड़की के साथ कमरा मिला, और दूसरे दिन मेरी टाइम ट्रैवलर होने की पहचान मेरे तेज बुद्धि वाले बड़े सहपाठी ने उजागर कर दी। उपन्यास भी इसे इस तरह लिखने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे लगा जैसे मेरा दिल गले से बाहर निकल आएगा, लेकिन फिर भी मैं बेफिक्र रहा। जब मैंने पूछा, भविष्य से समय में पीछे आई हो, ऐसा क्यों सोच रही हो, तो लिंडसे ने पूरी तरह अनजान होने का नाटक किया। उसने कुछ सोचा और होंठ फुलाते हुए बोली, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने तुम्हें खुद नहीं बताया होता तो तुम इस तरह का अजीब तरीका कैसे सोच सकती थी मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए? मैं चौंक गई। मेरे दिल में एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ था। क्या ये 163 आईक्यू वाली एक जीनियस की ताकत है? उसके भविष्य के रूप ने मैंने अपने पिछले रूप के व्यवहार की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ हाँ, आपकी कल्पना वाकई बहुत जीवंत है। मुझे तो पसीना आने लगा था।
सच में आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं। मेरे पिछले जन्म की लिंडसे ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। अगर मैं चाहती कि उसका पिछला रूप मुझ पर, एक अजनबी पर भरोसा करे, तो मुझे पहले उसके दिल के लोहे के दरवाजे खोलने होंगे। लेकिन ऐसा करना आसमान तक चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। अपने जीवन के पहले आधे हिस्से में लिंडसे को पीठ में छुरा घोंपा गया था। उसके करीबी रिश्तेदार उससे दूर रहते थे और उसके दत्तक परिवार ने उसे बोझ ढोने वाले जानवर की तरह काम करवाया, जिससे वह इस सड़ी हुई दुनिया से लंबे समय से निराश थी। इसीलिए वह आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, जब तक कि वह व्यक्ति उसे सहज महसूस न करा।